अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खाबर। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में एक अफसोसनाक खबर हमें आपके साथ शेयर करनी है। जान की बाजी लगाकर दूसरों की जान बचाने वाला बहादुर पाकिस्तानी कोपहमा मुराद सतपारा खुद रेस्क्यू ऑपरेशन में जान बहक हो गए हैं। प्रॉड पीक की मुहिम जोई के दौरान सर पर पत्थर लगने से जख्मी होने वाले पाकिस्तानी कोपहमा मुराद सतपारा जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। ब्रॉड पीक रेस्क्यू टीम ने मुराद सतपारा के जान बहक होने की तस्दीक भी कर दी है। मुराद सतपारा की लाश जापानी कैंप पहुंचा दी गई है। इस हवाले से ये भी ख्याल रहे कि मुराद सतपारा हफ्ते के रोज सर पर पत्थर लगने से शदीद जख्मी हुए थे। मुराद सतपारा की लाश आज बेस कैंप पहुंचा दी जाएगी। मुराद सतपारा ने गुज़श्ता हफ्ते केटू की बुलंदी से कोपहमा की लाश को उतारा था। वो केटू की सफाई मुहिम की क़यादत भी कर रहे थे। मोहम्मद मुराद सतपारा केटू समेत 4 पहाड़ भी सर कर चुके हैं। इस हवाले से हम आगे चलकर मजीद भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। क्या नाशपाती वजन कम करने में मददगार साबित हो सकती है? लाहौर साइकिलिंग क्लब का 14 अगस्त को फैमिली एंड फ्रेंड्स रेस का एहतमाम। 14 अगस्त के मौके पर पाकिस्तानी गुलकार का वतन को खराज अकीदत। शहरियों ने 6 माह से मस्जिद से जूते चोरी करने वाले शख्स को कैसे पकड़ा? और आपको बताएंगे ऑनलाइन फ्रॉडियों से बचने का तरीका। सबसे पहले हम बात करेंगे नाशपाती के हवाले से। नाशपाती का शुमार उन फलों में किया जाता है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि नाशपाती एक मीठा फल है जिसमें 84% पानी की मिकदार पाई जाती है। नाशपाती में ग़िज़ाई रेशे और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं, जिसके सबब इसके इस्तेमाल से जो हमारी सेहत है उस पर बेशुमार फ़वाइद भी हम हासिल करते हैं। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक नाशपाती इंसानी सेहत के लिए मतलूबा ग़िज़ाइयत से माला माल फल है और नाशपाती के इस्तेमाल से जहाँ शुगर और अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ों की सेहत में कुदरती बेहतरी आती है, वहीं ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक नाशपाती बढ़ते हुए वज़न को कम करने में भी अहम किरदार अदा करती है, जो कि आजकल बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। नाशपाती खाने से ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती है। इस फल में मौजूद फाइबर कब्ज़, पेट दर्द और कमज़ोर निज़ाम हाज़मा जैसे मसाइल से बचाने में मुआविन साबित होता है। तो अगर आप वज़न कम करने के ख्वाहिशमंद हैं और सख्त वर्जिश और डाइटिंग भी नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको चाहिए कि नाशपाती को अपनी रोज़ाना की खुराक का हिस्सा भी बना लें, क्योंकि इसमें बहुत सी खुसूसियात पाई जाती हैं जिसके हवाले से हम आज बात भी करने जा रहे हैं। माहिर ग़िज़ाइयत यमुना चट्टा साहिबा ने मैं ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। यमुना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले जो भी इसमें विटामिन मौजूद हैं मैं चाहूँगा कि वो आप हमें बताएं कौन कौन से विटामिन मौजूद हैं और उनके क्या क्या फ़वाइद हैं। देखिए, अगर नाशपाती की बात की जाए, जैसे हमने डायबिटीज़ की बात भी की थी, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स तो भरपूर ये है ही। अगर हम वज़न कम करने की बात करें, जो कि हमारा एक मेजर मसला है पाकिस्तान में, हर कोई वज़न कम करने के पीछे तवज्जो कर रहा है, तो हम अक्सर फ्रूट्स जो है ना उनको इस्तेमाल नहीं करते डाइट में प्रॉपर तरीके से, ये सोच कर के मीठा है। जो भी चीज़ हमें मीठी लगती है खाने में, हमें लगता है कि अगर मीठा इक्वल्स वेट गेन, हालांकि बहुत गलत चीज़ है। वज़न का ताल्लुक आपके गलत लाइफस्टाइल से है और इक़दार में ना खाने से है, क्वांटिटी मेंटेन रख के ना खाने से है। वही सारे फ्रूट्स जो अगर आप ठीक तरीके से क्वांटिटी में खाएं तो वजन कम करने का भी आपके हेल्प कर सकते हैं। तो नाशपाती में आपने सब बताया कि पानी की बहुत सी मिकदार है, इसमें इसमें कैल्शियम के, मतलब बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, इसमें कैल्शियम भी मौजूद है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ विटामिन डी भी है। तो कहने का मकसद ये है, रिच ऑफ विटामिन्स, रिच विद एंटीऑक्सीडेंट्स, गुड अमाउंट ऑफ वाटर। और उसके अलावा अगर आप कैलोरीज की बात करें, जो कि बहुत ज़रूरी है, अगर मीडियम साइज नाशपाती हमारे इतना सा आता है, उसकी कैलोरीज सिर्फ 100 होती हैं। और 100 कैलोरीज तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होती। मतलब अगर आप नाश्ते, अगर आप मुझे कहें कि अगर नाश्ते में कैसे इस्तेमाल करें, तो इट्स वेरी इजी टू यूज। इवन यू कैन हैव 3 नाशपाती, 3 नाशपाती ले लें और 1 अंडा ले लें, क्योंकि आपका जो नाश्ता है या मेजर मील से हम कहते हैं, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, वो कम अज कम अगर आप वजन कम भी कर रहे हैं तो 400 कैलोरीज अबव होना चाहिए, 400-450। अगर आप 3 नाशपाती ले लें और 1 अंडा लें, तब भी आप रिक्वायर्ड कैलोरीज में रहेंगे और आपको फाइबर भी मिलेगा। जिससे हमने पेट के मसलों की बात की, कॉन्स्टिपेशन की बात की, बहुत से लोग कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते हैं, तो आपको इससे पानी ही मिलता है और एक अच्छे अमाउंट का फाइबर ही मिलता है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत लोग सिर्फ हम ये कर रहे होते हैं, पानी अच्छा पी लिया, तो फाइबर ऐड करने का डाइट में रोटी के अलावा एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। और नाशपाती के अंदर भी अच्छा फाइबर मौजूद है, तो आपको पेट के मसले के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने अभी नाशपाती के साथ अंडे का बताया, ये कॉम्बिनेशन हमें जरा समझाइएगा। अच्छा, ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। बीइंग अ डाइटिशियन मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि ब्रेकफास्ट या तो किया नहीं जा रहा होता, स्पेशली जो लोग ऑफिस गोइंग होते हैं। अब जैसे आपने भी सुबह जल्दी आना होगा ऑब्वियसली, और जो लोग जल्दी आते हैं उनको होता है कि बस जल्दी को ऐसा ब्रेकफास्ट हो कि अप एंड रनिंग, फौरन खाया और निकल
निकल गए। मैं अंडा इसलिए ऐड किया क्योंकि आपके नाश्ते में प्रोटीन जरूर होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन तो कम से कम अंडे में तो चलो मौजूद होता ही है ना। क्योंकि अगर आपको मैं कहूँगी सुबह के टाइम पे कि इतने आउंसेस ऑफ चिकन का कुछ बनाएं, आप सैंडविच बनाएं, सैंडविच जो थोड़ा एक प्रिपेयर कर रहे हैं ना मील, तो ये वो मील्स में आते हैं जो प्रिपेयर नहीं करने पड़ते, खाए और निकल गया। तो अगर अंडा होगा बॉयल, कम से कम भी आप बॉयल आराम से कर सकते हैं, फूड पकड़ा, अंडा खाया और आप निकल गए। तो इस तरह प्रोटीन और कार्ब्स और फाइबर आप और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पैक होकर एक अच्छा नाश्ता बन जाता है। दैट्स व्हाई मैंने अंडा ऐड किया। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे कि आपने मॉडरेशन की बात की है, तो मॉडरेशन तो हमारे यहाँ किसी चीज में नहीं है। हम नट्स भी खाते हैं, तो हम बाउल के बाउल खा जाते हैं। नट्स को तो हम तो मेरा ख्याल है हम तो उन कंट्रीज में से, उन लोगों में से हैं कि हम नट्स की जो नट्स की आपको पता है बड़ी क्वांटिटी कंट्रोल सर्विंग होती है। अगर आप 7-8 बादाम खा लें वो 100 कैलोरीज पहुंच जाते हैं। कहाँ एक नाशपाती और कहाँ इतने से बादाम। हम तो उन लोगों में से हैं जो चिप्स की तरह ना समझते हैं कि तो चिप्स का पैकेट है, खुल के अब जब खत्म होगा तो ही तो मतलब तो ही बात बनी है ना। वो फिर रुकती नहीं है। मंचिंग, हम नट से मंचिंग करते हैं, नट से आप मंचिंग तो किसी सूरत नहीं कर सकते। इट हैज लॉट्स ऑफ फैट्स, तो इसीलिए उसकी क्वांटिटी जो सर्विंग साइज है ना उसका कंट्रोल वो बड़ा थोड़ा बनता है। तो इससे बेहतर है कि आप किसी फ्रूट की तरफ चले जाएं, या अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नाशपाती की अगर लेट्स से बात करें और उनको स्नैक में ऐड करना चाहें, तो अगर मैं किसी पेशेंट को कहूँ तो मैं उसको कहूँगी कि 5-6 बादाम ले ले, साथ एक नाशपाती ले ले। इट्स अ गुड स्नैक। फैट्स मिल गए, एंटीऑक्सीडेंट मिल गए, फाइबर मिल गया, वाटर मिल गया, तो ये एक अच्छा फिर स्नैक बन जाता है। तो ये जो चीज़ होती है ना, एक टाइम पे एक चीज़ नहीं खाते। वैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है वेट लूज करने की, एक टाइम पे ना एक चीज़ नहीं खानी। आपने एक थोड़ा क्वांटिटी करके ना 3 चीज़ अगर आप ऐड कर लेंगे ना, तो उससे ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा आपको। क्योंकि अगर आपको मैं कहूँ कि आपने सिर्फ 5 बादाम खाने हैं, चलें 8 बादाम कह देती हूँ, हो जाएंगे 150 कैलोरीज आ जाएंगी उसकी, 100-150 से करीब। तो उतने में आपका पेट कभी नहीं भरेगा आपको, वो तो जुबान इतनी में तो जुबान गीली होती है पाकिस्तानियों की। सो उसके साथ अगर आप फ्रूट ऐड कर ले, वहाँ से बादाम थोड़े से कम कर दें, साथ 100 कैलोरी का फ्रूट ऐड कर दिया, आप कैलोरीज के अंदर भी रहे और आपने पेट भी भर ले। क्योंकि हमारे यहाँ बेसिक मसला है पेट कैसे भर रहे हो आप। ये बहुत बड़ी एज ए डाइटिशियन मेरा हाँ, मैं कुछ भी लिख दूँ, कितना भी मैं कोई तिलिस्माती चीज लिखूँ, कहेंगे पेट भरा कि नहीं, एंड सारा डॉक्टर पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, क्योंकि मेरा फिर प्यारा गोल डाइट प्लान बनाते हुए यही होता है पेट किसी तरह भर जाए तो बाकी चीजें तो बाद में देखी जाएंगी। तो पेट भर जाता है। तो नाशपाती का जिस तरह से आप ये बता रही हैं, वो भी आपने कहा 3 खा सकते हैं, चलें ये भी एक अच्छी क्वांटिटी अब तो हमें नजर आ रही है, शायद थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी। बट अगेन बेस्ट टाइम क्या है इसको कंज्यूम करने का? सुबह का टाइम जो आप बता रही हैं, या फिर कई लोगों की कोशिश होती है कि जो फ्रूट्स हैं वो शाम में खाए जाएं? देखिए, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं बेहतरीन डाइट प्लान से अगर आप कहें, अगर वजन कम करने को लेकर कहें, तो वही अच्छा रहता है कि आप ना नाश्ते में ना रोटी को अपना पार्ट बनाएं। तो रोटी तो आइडियल है ना। उसके बाद अगर आप बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते, अगर आपको रोटी नहीं खानी, तो सेकंड ऑप्शन पे आती है ब्रेड। इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, पर बड़ी अच्छी कंपनी के आप ढूंढ के ले लेंगे, एक्चुअली असल ब्राउन ब्रेड हो, रंग वाली ब्रेड ना हो। तो ब्रेड हो जाए, अंदर थोड़ा सा चिकन लगा लिया, हल्का सा अंडा लगा लिया, तो ये एक अच्छा प्रोटीन और कार्ब वाला नाश्ता बन जाता है। फिर जो लोग गेन ना कर सकते, क्योंकि वो कुछ लोग कहते हैं एहतमाम है ये नहीं होगा हमसे, जो ये लोग नहीं कर सकते, फिर वो नाश्ते में फिर फ्रूट लाजमी लें। तो अगर जो नाश्ता ठीक कर रहे हैं ना, अगर जो लोग नाश्ता ठीक कर रहे हैं, नाश्ता अच्छा है, ब्रेकफास्ट अच्छा है, लंच में भी रोटी है, फिर शाम का एक स्नैक टाइम हमारा एक लाजमी बनता है। क्योंकि सब या तो एक दफ़ा ऑफिस जॉब से भी आप जरा सुकून में आए हो, तो थोड़ा सा वर्कलोड कम हो जाए, सुबह काम करके शाम के टाइम असर वाला टाइम जो है, और जो घर में खवातीन है उन्होंने बच्चे स्कूल से आगे तैयार शार करके और वो रिलैक्स है थोड़ी सी, तो रिलैक्स टाइम है ना पाकिस्तान में, वो स्नैक टाइम होता है। अब यहाँ पे कुछ खाना है, तो यहाँ पे एक फाइबर वाली चीज़ अगर मैं आपको बताऊँगा पेशेंट्स को दूँ ना, तो वहाँ पे उनकी फिर बाकी दिन की कंप्लायंस ऑफ डाइट प्लान बेहतर हो जाती है। उनको भूख वाला लगने वाला जो मसला है ना, वो बेहतर होता है। और अगर आपका एक और टिप भी, अगर आप स्नैक अच्छा लो ना फाइबर वाला, तो आप डिनर में वो जो एक दफ़ा हम टूटते हैं डिनर पे, फिर बंदा उससे बच जाता है। तो जो स्नैक वाला अगर अच्छा टाइम आप पूछे ना, अगर आप डाइटिशियंस रिकमेंडेशन पूछे, वो दैट इज स्नैक। अच्छा ठीक है। अब बहुत लोग ऐसे हैं जो कि रात का खाना स्किप कर देते हैं और कहते हैं कि उस टाइम पे अगर हम फ्रूट खा लेते हैं तो जी हमने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया है। ये कितना को बेहतर रहता है हमारे लिए इवन? और आज जिस तरह की हम नाशपाती की बात कर रहे हैं, तो रात के टाइम पे आपको लगता है कि वो खानी चाहिए? देखिए, फ्रूट आप ले सकते हैं रात के टाइम भी। देयर आर पीपल जो कभी कभार लग रहा होता है डायबिटिक है फॉर एग्जांपल, और उनको कह रहे हैं कि हमें रात को जो है प्रोटीन, अच्छा मेरा नॉर्मली बेसिक फोकस होता है डाइट प्लान पे कि मैं ना पूरे दिन प्रोटीन बैलेंस करना बड़ा मुश्किल काम होता है पाकिस्तानी की डाइट में। मुझे बहुत चैलेंज लगता है जब ये पेशेंट्स देखती हूँ, प्रोटीन कब लेना है, मैं ऑफिस हूँ, मैं घर हूँ, मैं स्कूल नहीं, मैं घर नहीं हूँ, मैं स्कूल हूँ, यूनिवर्सिटी हूँ, कॉलेज हूँ, प्रोटीन बैलेंस नहीं हो रहा। तो रात के टाइम एक अच्छा होता है, मैं कहती हूँ यहाँ इस वक्त प्रोटीन बैलेंस कर लो, बिकॉज प्रोटीन बैलेंस नहीं होती, वो पट्ठों के मसले दर्दें दूर दें, तो फिर इस तरह से उन लोगों को हो रही होती हैं। तो पर कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि थोड़ा सा फाइबर फिर भी ऐड करना है, तो फिर उनकी चॉइस होती है। अगर उनको चूंकि पूरा दिन रोटी ले चुके होते हैं, फिर मैं रात में अगर दिन में फ्रूट ना ले सके तो मैं उनको रात को थोड़ा सा पोर्शन ऑफ फ्रूट दे देती हूँ। तो रात को आप फ्रूट ले सकते हैं, पर ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि मैंने खाना में तो मील की रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकता? नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता फ्रूट। देखिए अगेन
आपने जब डाइट लेनी होती है ना, अपनी लूज करे, गेन करे, जो मर्जी करे, मेंटेन भी करे, आपके प्रोटीन, कार्ब और फैट इक्वल अमाउंट, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल अमाउंट में होने चाहिए। हम कार्ब्स का हमारा मसला नहीं होता पाकिस्तानी की डाइट में, कार्ब हर जगह हमारे इट पुट्टो कार्ब निकलता नहीं जैसे डाइट में से, ठीक है। उसके बाद फैट का मसला भी नहीं होता क्योंकि हमारे खाने तेलों में बन रहे होते हैं, कुछ हमारी रोटी पे घी लगाना, मक्खन लगाना, कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं। हमारा सारा मसला प्रोटीन से आता है, इसीलिए प्रोटीन अगर आप बैलेंस करने बैठे हो ना, तो नॉर्मली अमूमन यही हुआ है कि 80% ऑफ द टाइम मुझे लोगों की डाइट में प्रोटीन डिनर में बैलेंस करना पड़ा, क्योंकि दिन में 200 मसले थे कि ये भी है, मैं बाहर हूँ, मैं नहीं हूँ, बहुत इश्यूज आते हैं। और कभी कभार चूंकि प्रोटीन थोड़ा एहतमाम वाला खाना है कि थोड़ा बनाना पड़ता है, तो आप उसको बनाने का टाइम फिर रात को ही होता है कि मैं घर जाऊंगा, बनवा लूंगा या बना लूंगा, तो फिर उस वक्त फिर आप रात को ले लेते हैं। अच्छा, रिप्लेसमेंट में नहीं आ सकता। नाशपाती है ये किस तरह से हमारे शुगर को कंट्रोल कर रही है, हार्ट को जो डिसीज है उसको किस तरह से कंट्रोल कर रही है, वो भी थोड़ा गाइड देखिए। जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ्रूट्स हमारे नॉर्मली सारे ही एंटीऑक्सीडेंट रिच ही होते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स को डाइट में बहुत एक अच्छा रोल है और बॉडी के ऊपर बहुत अच्छा हेल्थ इंपैक्ट है उसका। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर मेरा वेट ज़्यादा हो गया या मुझे स्पेशली डायबिटीज़ है, तो मुझे ना मीठा, जो भी चीज़ मीठा टेस्ट दे रही है ना, वो सारी मेरे लिए डेंजरस है। मीठे में आपने सिर्फ चीनी नहीं लेनी है, चीनी का मना किया जाता है। अगर देसी गुड़िया आपको शहद मिले तो कहते हैं उस पर स्विच कर दें, फिर अगर आपको उस पर भी शक है कि शायद ये देसी है या नहीं है, कुछ लोगों को पता ही ना होता कि देसी की क्या निशानियाँ हैं। अगर नहीं है तो आप वो टेंशन वाली बात छोड़ें, आप नॉर्मल उसको डाइट से निकाल ले दें, आप शुगर फ्री स्वीटनर पर चले जाएँ, उसके अलावा फ्रूट से काम चलाएं, क्योंकि ज़्यादा पता है लोग कहते हैं क्रेविंग है तो कुछ मीठा दो खाने के लिए, तो मीठे में फ्रूट एक बहुत अच्छी ऑप्शन रहता है। फ्रूट्स देखिए इनहेरेंटली बैड नहीं थे कि वो हैं ही तासीर में ख़राब है, बस डायबिटिक ले नहीं सकता। डायबिटिक की डाइट में आई ऑलवेज ऐड फ्रूट, आई ऑलवेज ऐड कार्ब, रोटी चावल एवरीथिंग, पर अगेन वही बात है, कंट्रोल्ड अमाउंट, कंट्रोल्ड पोर्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि किस इंसान को, अगर मैं लेट से 3 नाशपाती खा सकती हूँ, शायद आपको कोई हेल्थ इशू, आपको मैं कहूँ खा लो, जरूर खाओ, निकाल नहीं मैं रही, मैं क्वांटिटी कम कर रही हूँ, टाइमिंग ऊपर नीचे कर रही हूँ आपकी डिजीज और प्रॉब्लम के हिसाब से। इवन इफ यू आर अ हार्ट पेशेंट एंड इवन इफ यू आर डायबिटिक, मे बी आप इंसुलिन भी लगा रहे हो, तब भी आप फ्रूट ले सकते हो। फ्रूट को खुदारा डाइट से मत निकालें, क्योंकि जब डायबिटिक होते हैं ना, डायबिटिक बेचारे सिंपल रोटी और सालन पे आ जाते हैं, डर के मारे या तो बहुत डर जाते हैं और कुछ भी नहीं ले रहे होते, तो आप न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज का बहुत शिकार हो जाते हो। जो एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स के अंदर मौजूद है वो रोटी में है ही नहीं, प्रोटीन में तो बिल्कुल भी नहीं है, तो आप कैसे पूरा करोगे? तो एंटीऑक्सीडेंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिन, तो सारे आपको अपने फल और सलाद और कच्ची सब्जियों और फलों से मिलते हैं, तो इनको जरूर जो है रूटीन का पार्ट बनाएं। एक और हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है कि हम हर चीज का जूस निकाल देते हैं और फिर उस जूस में हम कभी सॉफ्ट ड्रिंक ऐड कर रहे हैं, कभी हम उसमें शुगर ऐड कर रहे हैं, उसको स्मूदी बनाने के लिए डिफरेंट फ्लेवर्स ऐड कर रहे हैं। ये कितना गलत है? और जो नाशपाती का जूस भी मेरा ख्याल कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो वो जूस ज्यादा बेहतर है या रॉ फॉर्म में खाना बेहतर है? देखिए अगेन वही बात, इसे भी मैं 3 कैटेगरीज करूंगी। अगर तो आप नॉर्मल एक इंसान जिन्हें वेट मेंटेन करना है, तो उनको पता होता है कि मैं जूस पी लूँ तो मेरी बचत है, कोई मसला नहीं हो रहा, क्योंकि जिनका मेंटेनेंस पे चल रहा होता है ना, उनका ये इस तरह की चीज़ें लेने से फ्लक्चुएशंस नहीं आ रही होती वेट में। उसके अलावा आता है मैक्सिमम, अगेन हमारे सारे वो लोग हैं जो मोटापे का शिकार हैं। अगर इसमें मैं रिकमेंडेशन दूँ ना, देखिए फ्रूट खाएं, पिए नहीं। अगर पहले जूस की बात करते हैं, फिर स्मूदी कैलोरीज की बात करते हैं। जूस की अगर बात करें तो आपने अगर नाशपाती, मैंने कहा आप खा 3 नाशपाती खा के कंफर्म आपका पेट भर जाएगा। उसके बाद अगर आप जूस बनाएंगे ना, एक तो फाइबर बड़ा निकल रहा होता है, फाइबर तो सारे जूसर अलग कर देता है, अलग कंपार्टमेंट में कर देता है, तो फाइबर जब निकलता है ना, तो आप 1 गिलास पी भी लोगे, आपको लगेगा कि वैसे तो स्नैक हो गया, खाना ले आओ, इसके बाद खाना क्या है, क्योंकि आप उसको मील नहीं बना सकते कभी भी। उसके अलावा दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको 1 गिलास बनाने के लिए 3 नाशपाती नहीं चाहिए, आपको कम से कम 4, क्योंकि नाशपाती हमें पता है इतनी साइज़ के आते हैं, बीच का पार्ट भी हल्का सा निकल रहा होता है, तो इतने बारीक बारीक से 4 हिस्से बचते हैं हमारे पास। अब उन 4 हिस्सों का जूस ही बनेगा, कम से कम अगर नाशपाती की बात करें, मैं कम से कम 4 से 1 गिलास बनेगा, 4-5 से 1 गिलास बनेगा, क्योंकि इतनी सी आती है हमारे यहाँ। अब 5 नाशपाती और जूस इज 500 कैलोरीज आराम से, और उससे क्या आपका पेट भरा है? द आंसर इज नो। जब पेट नहीं भरा तो उसके बाद आप और मांगोगे तो आप कैलोरीज सरप्लस में चले जाओगे, बढ़ते जाओगे। ये जूस का मसला हो गया। अब आते हैं मिल्क शेक पे या स्मूदी पे। मिल्क शेक की अगर बात करें तो 150 कैलोरीज होती है 1 गिलास दूध में, तो आपने 1 गिलास दूध के अंदर फ्रूट डाल रहे होते हो ना, तो 150 कैलोरीज उसकी तो पक्की है ही है। उसके ऊपर आपने फ्रूट अब डालना है, जायके के लिए आप 1 नाशपाती डालोगे, तो उसका मेरा ख्याल 2 से 2.5-3 डालेंगे तो आपका फ्लेवर आएगा। तो फ्लेवर करते करते अगेन आप बहुत चल जाते, फिर 500 कैलोरीज में आपको न्यूट्रिएंट क्या मिला? नॉट एनीथिंग मेजर। क्योंकि जिस तरह मैंने नाश्ते की बात की कि उसके अंदर प्रोटीन भी ऐड करें, तो अगर आप लेट्स से स्मूदीज लेते हो नाश्ते में, तो उसमें प्रोटीन रिच, तो उसे मतलब कार्ब का भी हो गया, फिर दोबारा प्रोटीन कहाँ गया? क्योंकि इसके बाद अगर आप प्रोटीन लेने बैठोगे तो आप कैलोरीज से पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा बैठोगे। इसलिए कोशिश करें, इफ यू आर समबडी हु इज ट्राइंग टू लूज वेट और मेंटेन वेट, ट्राई टू ईट योर फ्रूट, पीना नहीं है उसको।
ठीक है। अच्छा, इससे हमारी स्किन में भी आपको लगता है कि बेहतरी आती है? एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं जब हमारे इनर सिस्टम को क्लीन करते हैं, बहुत से लोग हैं जिनकी अगर स्किन की प्रॉब्लम्स आती है तो उनकी ज़्यादा कोशिश होती है कि हम क्रीम्स की तरफ जाएं सबसे पहले, लेकिन बहुत से हमारे डॉक्टर से भी ऐसी बात हुई है, वो कहते हैं कि हमें इनर को पहले ठीक रखना है ताकि फिर वो ग्लो निकल के आएगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, पहले इनर ही आता है। क्रीम से अगर बात करूँ तो मैं स्किन केयर बेसिकली कहना चाहूँगी। देखिए, पहले आपका इनर से ही आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि नॉर्मली कभी आप अभी सो के उठे हैं, और लोगों को छोटी उम्र के बच्चों की बात करें वो नॉर्मल ज़्यादा नोट करते हैं चीज़ कि सुबह उठे और स्किन ड्राई फील होती है, और रिंकल ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। छोटी एज में अंडर 30 में भी रिंकल थोड़े से प्रोमिनेंट होते हैं। सिंपल लैक ऑफ हाइड्रेशन का प्रॉब्लम है ये। ठीक है। तो आपको पहले बेसिक आपकी बॉडी तो अंदर से ठीक होना। अगर आप जंक फूड खा रहे हो, आप पानी सही नहीं पी रहे हो, आपकी डाइट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद नहीं है, तो ये तो एक बेसिक आपका अंदर का सिस्टम के लिए नेसेसरी चीज़ है। तो पहले आपको इसको पूरा करना है। अगर आपको लग रहा है मैं इसको पूरा कर रहा हूँ, उसके बाद ही मुझे लग रहा है कि मेरी स्किन उस तरह से ग्लो नहीं करी, देन स्किन केयर की बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं। एंड देन अगेन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिल्कुल ही वो अजीबोगरीब जो क्रीमें बिक रही होती है गोरा करने वाली, उनकी तरफ जाने के बजाय ना अब तो बहुत स्किन केयर में एडवांसमेंट्स हो गई हैं। अब पाकिस्तान में बहुत रुझान भी आ गया और अवेयरनेस भी बहुत बढ़ गई है। सिंपल सीरम्स होते हैं और नॉट वेरी एक्सटेंसिव रूटीन। आप थोड़े से सीरम्स यूज़ करके भी इतना अच्छा आप हाइड्रेशन और ग्लो दे सकते हो स्किन को। तो जब भी आपने स्किन केयर की अगर को आप स्किन केयर कॉन्शियस है कि भाई मेरी स्किन बहुत अच्छी दिखे, पहले डाइट एंड देन सेकेंडरी आपकी जो है वो सारे सीरम्स और स्किन केयर आती है। ठीक है। अच्छा, अगर हमें एक बैलेंस्ड फूड का एक बाउल बनाना है फ्रूट्स का, तो वो नाशपाती के साथ हम कौन कौन से फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं और उसमें कौन से ऐसे नट्स हैं जो हम ऐड कर लें तो एक अच्छा हमारा मील बन जाए ब्रेकफास्ट? देखिए, आपने जब एक ब्रेकफास्ट बोल बनाना है, अगर आप ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स ऐड करने हैं, मिक्स फ्रूट्स, तो नाशपाती के साथ आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। एंड ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन सीजनल फ्रूट्स। ये जो हमारे यहाँ केला से हर जगह डल जाता है ना, तो उसको जरा थोड़ा साइड पे करें, क्योंकि वो तो हमें पूरा साल ही अवेलेबल होता है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ें जो आपको पूरा साल अवेलेबल है, कोशिश करूँ को अवॉइड अ लिटिल जो सीजनल आए ना, क्योंकि सीजनल के जो फ्रूट्स होते हैं ना, वो आपको बीमारियों से जो बचाते हैं ना, वो कोई और काम नहीं कर सकता। क्योंकि ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एक समझना कि अल्लाह ने ना हर सीजन में उस सीजन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन जो होती है हमें चाहिए होती है, सीजन एलर्जीज और फ्लूज होते हैं, वो उस सीजन की सब्जी में फ्रूट्स के अंदर मौजूद होती है। हालांकि मिसाल के तौर पर लोग कहते हैं कि सर्दियों में बीमारियां बहुत होती हैं ना, नज़ला, खांसी, जुकाम, और हम खट्टा अवॉइड कर रहे होते हैं, पर टेक्निकली हमें खट्टा अवॉइड करना चाहिए, आर्टिफिशियल खट्टा जैसे केचप वगैरह हो गई। और अगर आप नोट करें तो सर्दियों में सारे खट्टे फ्रूट आते हैं, क्योंकि जो खट्टा या विटामिन सी रिच फ्रूट्स है ना, वो आपकी नॉर्मल इम्यूनिटी जो है वो इंक्रीज करते हैं। तो अल्लाह ने वो उस टाइम पे किसी वजह से वो अनार और स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो दी हैं हमें, ताकि उनके एंटीऑक्सीडेंट्स और उनके न्यूट्रिएंट्स, उनका रिच ऑफ विटामिन सी वाला जो कंटेंट है वो लेकर हम इम्यूनिटी बेहतर कर सकें। इसलिए ऑलवेज ट्राई टू यूज सीजनल फ्रूट्स। अगर आप सर्दियों के टाइम में भी केला और सेब भी खा रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी जो है ना वो डर गई है। ठीक है। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं जब हमारा जब ये प्रोग्राम देखेंगे और जब उसमें बात सुनेंगे ना कि वेट लॉस होता है नाशपाती से, तो वो फिर सिर्फ नाशपाती पर लग जाते हैं। जैसे आजकल हमने कीटो डाइट सुना है जिसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट भी फिर लोगों ने बाद में भुगते भी हैं कि फिर वो पानी भी पी रहे हैं तो वो पानी भी उनका वेट बढ़ा रहा है। तो आप किस तरह से देख रही हैं कि अगर फुल डे में ही लोग इसी पर लग गए हैं तो ये कितना नुकसान है, ये भी अभी क्लियर कर दें। ये तो वही बात है ना, कैबेज डाइट निकली थी, सूप डाइट निकलती है, जूस डाइट निकलती है, जूस फास्टिंग निकलती है। देखिए, मैं बहुत अगेंस्ट हूँ यहाँ जाने के बाद इन पेशेंट्स देखने हैं, मैंने दिन में पेशेंट्स देखे, मैंने रात में पेशेंट्स देखे, मेरी रूटीन यही है। तो मैंने इतने साल, मुझे तकरीबन 9-10 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, इतना मरीज देखने के बाद जो पाकिस्तानी तरीका काम मुझे समझ आया ना, पहली बात ये डाइट्स काम नहीं करती क्योंकि अच्छा एक और लोग खुद को बहुत एक रीज़न देते हैं कि बस शादी आ रही है थोड़ी देर के लिए करेंगे और बाद में छोड़ देंगे, तो मेरे बस शादी हो जाए। मैं उनको समझा रही थी शादी आप फूलेंगे आप ऐसे कि अभी तो डेफिसिट की इंतहा आपने करना, सिर्फ जूस पी के सिर्फ पूरा दिन एक ही फ्रूट खा खा के, बाद में क्या सोचा है कि बाद में क्या होगा, ये वाली चीज़ जरूर सोचा कि जब मैं छोड़ूंगा तब क्या, तब मैंने क्या, जब आपने रूटीन में रोटी और चावल पे ही आना है तो आज भी रोटी और चावल और इसी चीज़ की मॉडरेशन के साथ वेट लूज करें। ये मत करें कि किसी एक चीज़ के पीछे पड़ दें क्योंकि आपने इंटरनेट पे गूगल पे सुन लिया था। और ये मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे अब तक के सारे एक्सपीरियंस में कोई भी एक फ्रूट, फूड या टोटका तरकीब को जीरा पानी फलाना पानी नहीं आपका वेट लूज करता। ये ओवरऑल अप्रोच है, ये सबसे पहले आपकी डाइट ही आएगी, आपको डाइट ही बेहतर करनी पड़ेगी। जो चीज़ें आपकी ख़राब कर रही हैं सरप्लस कैलोरीज उनको कंट्रोल करना पहला स्टेप आता है। सेकंड में वेरी वेरी इक्वल इंपॉर्टेंट इज फिजिकल एक्टिविटी। ट्राई टू एम फॉर कम से कम 10,000 स्टेप्स अ डे। हम उठते ही नहीं है, हिलते ही नहीं है पूरा दिन। अब गर्मी की छुट्टियां आई थी, मेरे लिए पेशेंट्स को हिलाना बेडों से ना मुश्किल काम हो जाता है कि उठे खुदारा चले, बेड पे बैठ के ले रहे हैं, वही बेड पे ट्रे आ
रही है वहीं से उठ के जा रही है, मैं वहीं मोबाइल पे हूँ, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल, मेरी हरकत ये होती है, मैंने मोबाइल यहाँ रख दिया, यहाँ से यहाँ कर दिया, ट्रे आ गई तो मैंने हाथ यूज़ करके खाना खा लिया, अम्मा ने उठा के ट्रे रख ली। बच्चों के लाइफस्टाइल्स बहुत ख़राब हो गए हैं। फिर हम कह रहे हैं कि बच्चों में डायबिटीज़ क्यों आ रही है, अब अंडर 20 डायबिटीज़ ही मैंने देख लिया है। मैंने छोटे छोटे 11 साल का बच्चा डायबिटिक है, आप सोचें इतने छोटे बच्चे को इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई कैसे, क्यों? लाइफस्टाइल ही कोई नहीं है हमारा। तो माँ बाप भी प्यार के चक्कर में के ट्रेज आ रही हैं, बेटे मेरा पुत्र पर्दा बड़े थे, पुत्र बैठ के पुत्र मोटा हो गया, पुत्र को अब डायबिटीज़ हो गई है। सो बच्चों के ऊपर ना इनको कमरे में बैठ के ट्रे देना, इन पर बहुत बड़ा जुल्म करना है। बच्चों को एक छोटी सी चीज़ है, चाइना की वॉचेज आती हैं जो आराम से ना जो आपका पेडोमीटर होता है, जो आपके कदम काउंट करती हैं, बिल्कुल ना जाए फैंसी एप्पल वॉचेस पे, सिंपल चाइना के पेडोमीटर्स या सिंपल वॉचेस आते हैं जो स्टेप काउंट वॉच कहते हैं इसको। हर किसी को, छोटा बड़ा बुजुर्ग, हर कोई अपना स्टेप काउंट जरूर देखे। आप हैरान रह जाएंगे, आप दिन में हार्डली 1000 स्टेप चलते हैं, और आपको कम से कम मेंटेनेंस के लिए 10 चाहिए होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर ग़ज़ाइया जमुना चट्टा साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, एक मशहूर कहावत है कि जब तक लालची लोग मौजूद हैं ठग कभी भूखे नहीं मरेंगे। यही सूरत पाकिस्तान में भी देखने को मिलती है, जहां तेजी से अमीर होने के चक्कर में कई लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लुटा बैठते हैं और माली मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन काम तेजी से मकबूल हो रहा है और कामयाबी के साथ जारी है, लेकिन पाकिस्तान में ऑनलाइन कारोबार या सरमायाकारी के नाम पर हज़ारों लोग फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। पिछले 2-3 सालों में कई पाकिस्तानी अपनी ज़िंदगी भर की कमाई इन जाली ऑनलाइन कारोबारों में खो बैठे हैं। हालांकि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी और आईटी के लिहाज से अभी तरक्की याफ्ता नहीं है, लेकिन यहाँ के जो स्कैमिंग, हैकिंग और ऑनलाइन फ्रॉड्स का पोर्टफोलियो है वो हैरत अंगेज़ हद तक वसी है। फ्रॉड करने वाली ऑनलाइन कंपनियाँ लोगों को तेज़ी से अमीर होने का लालच देकर उनकी ज़िंदगी भर की कमाई लूट लेती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। पाकिस्तान में इस तरह के फ्रॉड्स कोई नई बात नहीं है। हैरानकुन बात यह है कि लोग रोज़ाना ऐसी वारदातों के बारे में सुनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये नौसरबाज उन्हें धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साइबर क्राइम एक्सपर्ट आसिफ इकबाल साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि हम आईटी के लिहाज से तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, लेकिन जब हम फ्रॉड की बात करते हैं, स्कैमिंग की बात करते हैं, हैकिंग की बात करते हैं, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो पाकिस्तानियों का। क्या वजूहत हैं इसकी? देखिए, इसमें काफ़ी सारी वजूहात हैं। सबसे पहली तो ये है मेरे ख़्याल से कि यहाँ पे सज़ाएं उस तरह से नहीं होती जिस तरह से होनी चाहिए। कि अगर किसी को आपने पकड़ा है, कोई फ्रॉडस्टर्स हैं, कुछ गैंग्स हैं, उनको कितना अरसा जेल के पीछे रहना पड़ता है, या अगर वो बेल आउट हो के निकल जाते हैं, उनका जो ट्रायल होता है उसमें उनको सज़ा कितनी जल्दी हो सकती है। ठीक है, आपका जस्टिस सिस्टम जो है उसकी सबसे बड़ी वजह है। ठीक है, और ये मुझे पता है आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे मेरे से जवाब, लेकिन असल बात ये है। ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि आपकी जॉबलेसनेस, कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, उनके पास करने को है कुछ नहीं, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो इस साइड पे लग जाते हैं। तीसरा ये कि ये गैंग अप हो जाते हैं लोग। कुछ लोग होते ही क्रिमिनल माइंडेड हैं, आप उनको जितना मर्जी समझा लें, जो मर्जी कर लें, जब तक डेटरेंस नहीं होगी वो क्राइम नहीं छोड़ेंगे। तो ये भी उसकी वजह हो सकती है। तो बाकी ये है कि पाकिस्तान में आप ये देख लीजिए ना कि कहाँ पे कौन से ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने तरक्की की, कौन से ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पे क्राइम रेट कम है। वो आपको नजर आएगा कि जहाँ पे जस्टिस सिस्टम काम कर रहा है, जहाँ पे सजाएं मिलती हैं जी, वहाँ पे जो है वो बज़ाहिर इंसान की अखलाकियात भी अच्छी हो जाती है। बिल्कुल। तो ये रीजंस हैं पाकिस्तान। ठीक है। और दूसरी तरफ ऑनलाइन ये जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, अब 2-3 साल से हम देख रहे हैं डिफरेंट किस्म की चीज़ें मंजर आम पर आती हैं। किसी के साथ कॉल्स पे किसी तरह फ्रॉड किया गया है, किसी से पैसे ले लिए गए हैं। तो आजकल किस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं, किस तरह से लोग ये कंपनियां बना रहे हैं, कंपनियां ये किस तरह से बन जाती हैं, किस तरह से ये इनके नेटवर्क काम करते हैं, इदारों को बहुत देर से फिर पता चलता है। नहीं, इसमें आप ये देखिए कि ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है, इसके हवाले से ये काफ़ी टाइम हो गया। ये पहले फ्रॉडस्टर्स जनरली कहीं पे लोगों को इकट्ठा कर लिया किसी अच्छे होटल में, वहाँ पे उनको बताया गया कि आपने इतनी 1 लाख 2 लाख आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको ये उसका प्रॉफिट मिलेगा। 2, 4, 10 लोगों को दे दिया वो प्रॉफिट।
और उनको ये कहा कि अब आपने आगे मजीद लोगों को लेके आना और वो एक ट्री बनेगी। ये 20 साल पहले भी हमने सुना था, वही चीज़ उन्होंने ऑनलाइन शुरू कर दी। और आज जब हम पूरे पाकिस्तान के अंदर, इवन मुल्क से बाहर भी लोगों ने ये सुना कि कोई डबल शाह होता था और उसने इतना लूटा लोगों से, आज भी मैं आपको बताऊं ये बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पे डबल शाह काम कर रहे हैं और लोग उनको पैसा दे। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज क्या करें, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज उनको पकड़ेंगी, उन पे फ्रॉड का पर्चा करेंगी, वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इवन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के खिलाफ जुलूस निकाल देते हैं, रोड ब्लॉक कर देते हैं कि हमें तो प्रॉफिट आ रहा था तो आप लोग ये क्या बीच में आ गए हो। हाँ, वो दूसरी रोड उन्होंने ब्लॉक दूसरी दफा फिर करना होता है जब वो वाकई फ्रॉड करके निकल जाता है। तो लोगों को भी वो जो आपने लालच की बात की है, बेसिकली मकसद वही है कि दुनिया में कहीं पे भी 20% 30% प्रॉफिट नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो बिजनेस नीचे जा रहा है और आपकी ऑनलाइन वो दिखा के, और वो डॉलर्स जो दिखाते हैं वो आप यकीन कीजिए वो डॉलर्स कभी कंप्यूटर से बाहर नहीं आए और लोगों को पता होता है कि जी मेरे अकाउंट में इतने ऐड हो गए, इतने ऐड हो गए, नहीं हटते। और लोग इजी मनी के चक्कर में जी जी बस हमने पैसे दे दिए, अब हम घर बैठे हैं, हमें तो हर महीने पैसे मिल जाएंगे। पे डायमंड के नाम से एक कंपनी ने बहुत लूटा, उनको पकड़ा गया, साइबर क्राइम विंग ने उनको पकड़ा। उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज जो पकड़ी हैं, लेकिन लोगों को घर बैठे हुए जो उनका एसेट होता है, वो पैसा जो उनके पास पड़ा होता है, वो जाके उठा के उनको दे देते हैं। नहीं देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, हालिया कुछ वर्षों में हमने देखा, मेरे पास डिटेल्स भी कुछ थी कि कुछ ऐसी कंपनीज भी बनी हैं, बहुत से केसेस मीडिया पर रिपोर्ट हुए, हमने अपने शो में भी बात किया, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी बनी हैं, लोगों को उधार दे रहे हैं, फिर उससे डबल सूद वसूल करके उनसे वापस लिया जा रहा है, उनके रिश्तेदारों के थ्रू उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनकी ऐप्स तक रसाई लेकर, उनकी गैलरी तक जाकर उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले ली जाती है। ये जो फ्रॉड है, ये स्कैम है, ये किस तरह से हुआ? जी, ये जो साइबर क्राइम विंग के पास जो रिपोर्ट हुआ, जिसका मुझे इल्म है कि लोगों ने 10,000 20,000 लोन लिया। जी बिल्कुल। वो 10-20 हज़ार उन्होंने लोन एप्स इंट्रोड्यूस करवाई कुछ अरसा से लोगों ने। वो 10-20 हज़ार रुपए लोन लेके उन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है आपके मोबाइल में। उस एप्लीकेशन ने एक्सेस, हर एप्लीकेशन एक्सेस मांगती है आपकी गैलरी पे, जी बिल्कुल, आपके माइक्रोफोन पे, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट पे, वो सारी। अच्छा, जब गैलरी में एक्सेस हो गई तो वो वहां पे लोगों ने अपनी पिक्चर्स रखी होती हैं, वीडियोस रखी होती हैं, पर्सनल कह लें या उनको प्राइवेट कह लें, या उनको साफ बताना चाहिए कि जो उल्टी सीधी नंगी तस्वीरें बगैर कपड़ों के, या अपनी बीवी के साथ या किसी के साथ प्राइवेट लम्हात का जो कंटेंट होता है, वो जिसके मोबाइल से पकड़ा गया वो फिर ब्लैकमेल हुआ। जिसके मोबाइल में वो चीज नहीं थी वो ब्लैकमेल नहीं हुआ। उसके बाद उसी कंटेंट को उन्होंने निकाला अपनी एप्लीकेशन के जरिए और फिर उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कॉन्टेक्ट लिस्ट भी उनके पास आ गई क्योंकि वो उस पर भी एक्सेस उन्होंने दे दी। उन्होंने कहा जी फलां फलां को भेजते हैं वरना आप ये इतने पैसे दें। और यकीन कीजिए 10 से 20 हज़ार रुपए जो लोन लिया जिसने, उन्होंने 3-3, 4-4 लाख रुपए तक दे के, और वो वैसे भी एक तो पैसे दिए, दूसरा इमोशनल लॉस जो उनका हुआ कि साइको तक हो गई वो फीमेल्स और मर्द जो हैं। तो वो फिर उसके बाद है। अच्छा, इस पे फिर वही बात आती है कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज क्या कर रही हैं, जो हमारे से सवाल किया जाता है। आप उनको पकड़ के, आप उनको सेक्शन 13 और 14 है जी साइबर क्राइम एक्ट में कि आप कह लें कि ऑनलाइन फॉर्जरी, ऑनलाइन फ्रॉड, या 420 लगा देंगे उस पर, उनको गिरफ्तार कर लेंगे। अगले दिन वो बाहर आ जाएंगे। रिकवरी कैसे होगी, वो उनको सजा कैसे मिलेगी? हाँ, अगर ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट किसी का मिल जाता है तो फिर वो 5 साल के लिए अंदर जाता है, वो उसके लिए कानून सख्त है। लेकिन आसिफ, फिर सुकम कहाँ मौजूद है? कानून में मौजूद है, हमारा जो सिस्टम एक मौजूद है जहाँ से केस की पैरवी की जाती है, मुद्दई कमज़ोर हैं, प्रॉब्लम कहाँ पर है? देखिए, मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि हमारा मुआशरती मामलात बहुत सारे वो हैं, लेकिन अगर यहाँ जस्टिस सिस्टम अपनी रूह के मुताबिक काम करना शुरू कर दे। अच्छा, जस्टिस सिस्टम हम लोग कहते हैं जी फलां अदालत ने छोड़ दिया, कि सिर्फ जजेस ही नहीं है। भाई उसमें जजेस नहीं है, उसमें लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है, पुलिस है, कस्टम्स है, एंटी नारकोटिक्स है, FIA है, ये
उसके बाद सियासी आपके जो हैं वो आपके जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, वकील हैं, बिल्कुल सरकारी वकील, वो इस जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है। उसके बाद फिर अदालतें, फिर जजेस होते हैं। इन तीनों जो है एंटिटीज अपनी अपनी जगह पे इनको काम करना पड़ेगा। ये तीनों काम करेंगे तो फिर ये खड़ा होगा आपका जस्टिस सिस्टम, फिर उसके बाद रेमेडी मिलेगी। और दूसरी जो मुआशरती आप बात कर रहे हैं, वाकई उसका इम्पैक्ट होता है कि खुदा न खास्ता किसी की इस तरह की चीज़ निकल जाती है तो वो फिर वो काउंसलर साहब आ जाते हैं मोहल्ले के, कुछ मुअज़्ज़िज़ीन इलाका वो आ जाते हैं बीच में, सर माफ़ कर, वो उनको जाके कंप्लेनेंट को डराते धमकाते हैं कि अदालतों में जाओगे, मज़ीद दलील होगे, मीडिया को पता चलेगा, ये होगा। वो अल्टीमेटली वो पहले ही डिप्रेशन में होते हैं जी। तो उनको वो इस तरह से करके डरा के तो उनसे सुलहनामा पे दस्तखत करवा लेते हैं। हमारे साइबर क्राइम में आप ये देखिए कि 1 लाख अगर एप्लीकेशंस आती हैं ना, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं 1 लाख में से बड़ी मुश्किल से 2000 पर्चे होंगे, बाकी कंप्लेनेंट बैक ऑफ कर जाते हैं। वो फिर आप कितना उसको वो करेंगे। उसकी बहुत सी वजूहात हैं उसमें, जिस तरह से आपने बताया कि पूरा एक जुडिशरी सिस्टम है, उस पर भी लोगों का एतमाद उस तरह से नहीं है। कहीं ना कहीं उन्हें प्रेशराइज कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं उनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो वकीलों को करें और फिर पेशियां भी भुगतें। चले आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग भी एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम किए जा रहे हैं। ऑनलाइन हमने कोई चीज़ देखी है, ऑर्डर कर दी है, ओरिजिनल चीज़ ऑर्डर की है, तो वो हमारे कुछ 3rd या 4th हैंड हमारे पास रेप्लिका की सूरत में पहुँचती है। ये इसको किस तरह से डील किया जाए? ये भी अब एक फ्रॉड की नई किस्म है कि आप पैसे तो पूरे दे देते हैं पर चीज आपको आपकी मर्जी की नहीं मिलती। अच्छा, वो अगर रेप्लिका भी मिल जाए ना, वो भी बड़ी बात है। अच्छा ठीक है, ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम इस पर भी एडजस्टमेंट करें। वो देखा हमने ये कि लोगों को बताने की जो जरूरी चीज है वो ये है कि एक तो पेमेंट ऑन डिलीवरी आपने करनी है, COD, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी जिसको कहते हैं, COD कहते हैं, ये करना है। दूसरा, रिकग्नाइज्ड वेबसाइट से चीज बाय करें, ठीक है। जब आप नाम ले देना चाहिए मेरा ख्याल है, कुछ वेबसाइट्स हैं जी जिनके ऊपर आप सेल परचेज कर सकते हैं, उसके ऊपर सेल परचेज करते हैं तो वो रिकग्नाइज्ड वेबसाइट्स नहीं, कोई भी उसके ऊपर डाल देता मोबाइल, तो वो आप वहां से परचेज करेंगे तो वो ज्यादा फ्रॉड वहां से होते हैं। नया मोबाइल डाल दिया, अच्छा उसकी कीमत अगर 1 लाख रुपए मार्केट में है, वो आपको 60,000 में कैसे दे सकता है? वो ही लूटा जाता है। जो बात फिर घूम के आपने जहां से स्टार्ट लिया, लालच है, वो लालच है कि जहां पे लालच आता है वहीं पे बंदा लूटा जाता है। वो 60,000 की नहीं हो सकती। आपके एक मॉर्निंग शो की होस्ट हैं, हमारे बड़ा अच्छा ताल्लुक है, तो उनके मैं प्रोग्राम में गया तो वो कहती कि आसिफ भाई 7,000 उसकी कीमत थी, मुझे वो 4,000 की मिल रही थी। तो मैंने कहा यार, आप जैसा बंदा अगर लूट सकता है बिल्कुल, तो एक आम आदमी का आप सोचें कि वो अब नहीं हो सकती। वो कहती है कि वाकई मुझे बाद में, तो इसलिए कुछ इसके। और दूसरी चीज, रिकग्नाइज्ड वेबसाइट्स कौन सी, हर वेबसाइट के नीचे रिव्यूज होते हैं। अब कुछ अरस्तु यहाँ पे ये बोलेंगे इसके बाद जी कि रिव्यूज भी बनाए जा सकते हैं। तो मैं उसका देखें, घर को लॉक करते हैं ना, तो तोड़ा तो जा सकता है ताला, तो ना लगाएं फिर। भाई अपनी तरफ से तो आपने एफर्ट करनी है ना। आप उसको रिव्यूज देखें, 90% रिव्यूज सही होते हैं, वो 10% फ्रॉडी होते हैं जिनके रिव्यूज जो बीच में डालते हैं। आप रिव्यूज देखें, रिकग्नाइज्ड इदारे की वेबसाइट देखें, जो बड़े मॉल्स हैं उनकी वेबसाइट से, वहां से शॉपिंग करें। और दूसरा, आपका आमतौर पे अगर रिकग्नाइज्ड वेबसाइट नहीं होगी, आप अगर वहां से शॉपिंग करते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड या ATM का नंबर डालते हैं, वो बहुत रिस्की है। वो वेबसाइट अगर किसी फ्रॉडस्टर की है तो आप अपना पकड़ के अपना उसका क्रेडिट कार्ड का ATM का नंबर दे रहे हैं, वो उसके बाद वो फिर डुप्लीकेट बनाते हैं और आपके कार्ड से शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं, या वो आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर बेचते हैं। फिर आपने देखा इंटरनेट पे डंप्स अवेलेबल हैं, वो आपको क्रेडिट कार्ड और ATM कार्ड्स अवेलेबल हैं, वो बाय करते हैं और वो अक्सर कहा जाता है डार्क वेब पे अवेलेबल है। इसी तरह से लोग वो लेते हैं कि रिकग्नाइज्ड वेबसाइट्स नहीं होती, या अगर रिकग्नाइज्ड वेबसाइट है, इदारा कुछ इस तरह का उनकी वेबसाइट हैक हो जाती, तब भी आपका क्रेडिट कार्ड जाना है। तो इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो हमेशा उसमें एहतियात करें। एक तो सस्ती चीज, अगर असल प्राइस से सस्ती, ज्यादा इसमें कहाँ होता है, ब्राइडल ड्रेसेस में फीमेल्स को बड़ा उनके जूते
उनके कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जो होता है, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इसमें ज्यादा इसमें फ्रॉड किया जाता है। ठीक है, अच्छा एक और टर्म भी है हनी ट्रैप, जो कि फिर खवातीन की तरफ से हम देखते हैं कि वो इस्तेमाल की जाती है। हनी ट्रैप की थोड़ी सी वजाहत करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फिर आजकल फ्रॉड हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं। इवन हमने कुछ ऐसे वाक़यात को भी रिपोर्ट किया, जैसे कच्चे के इलाके कुछ डाकू हैं, वो भी वहाँ पर जो एड्स लगाते हैं वो खवातीन के हवाले से लगाए जाते हैं, और बहुत से लोग फिर उस चक्कर में वहाँ गए और डाकुओं के हथे चढ़ गए हैं। ये एक अलग स्टोरी है, बट अगेन ये हनी ट्रैप अब बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। देखिए हनी ट्रैप जो है ना, बेसिकली लोग पूछना चाहते हैं हनी ट्रैप है क्या। हनी ट्रैप लालच को कहते हैं, बिल्कुल, किसी को लालच देना हनी ट्रैप है। अच्छा, वो जिसके जरिए हनी ट्रैप दिया जाता है उसको हनी पॉट कहते हैं, कि वो हनी पॉट एक लड़की भी हो सकती है, हनी पॉट अमाउंट भी। अभी आपके बैठे बैठे मैं अभी चैट कर रहा हूँ, मुझे एक मैसेज आया कि हम आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं। मुझे पता है वो मेरा अकाउंट लेना चाहते हैं, वो मुझे भेजेंगे, लिंक भेजेंगे अभी। अच्छा, मैं चैट करता रहूंगा। ये ऑनलाइन जिनके बड़े अकाउंट हैं, अगर इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक के बड़े अकाउंट हैं उनके, तो वहां पे आपको आजकल ये भी हनी ट्रैप है, लालच दिया जाता है कि आप ये हमारे साथ ये लिंक को क्लिक करें, ये फॉर्म फिल करें, हम आपको $5000 पर डे पे करेंगे, ये ऐड लगाएं। वो आपका अकाउंट हैक करना चाहते हैं उसके जरिए, आपने जहां पासवर्ड यूजर दिया। दूसरा हनी ट्रैप क्या है कि एक लड़की आपको फेसबुक पे कांटेक्ट करती है, वो कहती है जी मैं ब्रिटिश नेशनल हूं, मैं अमेरिकन नेशनल हूं, कैनेडियन नेशनल हूं, और मुझे बड़े एक ना ऑनेस्ट आदमी की जरूरत है। और पाकिस्तानी आपको पता है सारे ऑनेस्ट हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर तो ऑनेस्टी हमारी बाहर आ रही होती है। वो उस ऑनेस्टी जो आपकी है वो आपको मरवाती है। बेसिकली वो लालच होता है कि उसने पाकिस्तान में आना है, आपसे उसने शादी करनी है या दोस्ती करनी है, उसने इन्वेस्टमेंट करनी है। अब एक लड़की भी है, यंग, खूबसूरत भी है, और उसके पास पैसा भी बड़ा है, और वो उसको बंदा भी नहीं मिल रहा, हर तरह से अट्रैक्शन दी जाती है, ठीक है। और बंदा फिर उसके बाद दो तरीके से वो हनी ट्रैप करते हैं। एक तो आपको ऑनलाइन आपके साथ बात करना शुरू करती है, बात करते करते 2-4 दिन के अंदर अंदर, जो मैंने ऑब्जर्व किया, 2-4 दिन में वो आपको इस स्टेज पे ले आती है कि बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है उसके साथ। फिर आप क्या करते हैं, वो उसकी कोशिश ये होती है कि आपको कपड़ों से बाहर किया जाए, आपको फिर ब्लैकमेल किया जाता है। आपकी वो वीडियो, वो पिक्चर जहां आप अपने कपड़ों से बाहर हुए हैं, उसके बाद आपकी बुरे दिन शुरू हो गए, या आपको कहीं बुलाया जाता है और वहां पे वो हनी ट्रैप होता है जिसकी बाज़गश्त है आजकल, कि वहां पे वो पूरा गैंग होता है और वो उसको बंदे को पकड़ के फिर ब्लैकमेल करते हैं। अच्छा, वहां पे जाके भी या उल्टी सीधी हरकत करवाई जाती है। अगर कोई बंदा कहीं बच जाए, वो हरकत ना भी करे, फिर भी लड़की के बुलाने पे वहां गया, फिर वो उसके बाद फिर वो उसका शिकार हो जाता है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं इसमें जो सिर्फ फोन पे बात करते हैं, व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे, लड़की उनसे बात करती है, उसके बाद उस लड़की के जो पीछे लोग होते हैं वो थाने में दरख्वास्त देते हैं कि हमारी लड़की गुम गई है, वो लड़की छुपा देते हैं, वो जिससे उसकी लास्ट टाइम बात हुई है, आपने सिर्फ रिकॉर्ड गपशप लगाने के लिए बात की, वो थाने में दरख्वास्त देते हैं, थाने वाले आपको बुलाते हैं और आप पैनिक हो जाते हो। वो कहते हैं जी लड़की अगवा हो गई है, आपने की है, बताएं किधर भगा के ले गए लड़की को। वो बंदा फिर ऑब्वियसली रिकॉर्ड तो है, बंदा वहां पे ब्लैकमेल हो जाता है। तो ये इस तरह के हनी ट्रैप्स हैं जो आजकल दिए। अच्छा, जिस तरह से आप भी अब ये बता रहे हैं, और बहुत से हमारे इश्यूज इसलिए भी हैं कि जो साइबर क्राइम्स के भी कवानीन हैं, लोगों को भी उससे मुकम्मल आगाही नहीं है। तो जो हमारे राइट्स हैं वो आगाही हमें किस तरह से हो सकती है, ताकि हमारे साथ किसी के साथ भी अगर ऐसा कुछ हो गया है तो फिर वो अपना तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से करें? देखिए, ब्लैकमेलिंग ऐसी दलदल है, इसमें आप अगर ब्लैकमेल होना शुरू हो गए, वो एक ही स्टेप होता है कि आपने दलदल में अपना एक पांव रख दिया, फिर आप बाहर नहीं आ सकते। ये आप सोच लीजिए कि आपने ब्लैकमेल नहीं होना, वरना सारी जिंदगी के लिए आप साइको हो जाते हैं। एक दफा फेस कर लें, गलती हो गई ना, आपने कर लिया, ये कोई इशू नहीं है। और मैं आपको बताऊं, बहुत आपका उनसे जाती झगड़ा नहीं होता ब्लैकमेलर्स के साथ। जहां पे आप ब्लैकमेल होते हैं वो आगे चलते हैं, जहां पे आप कहते हैं यार कर ले जो करना है, वहां पे ज्यादा लोगों के साथ ये देखा गया कि वो फिर अगला शिकार ढूंढते हैं, क्योंकि उनकी जाती रंजिश नहीं होती, फायदा ही कोई नहीं होता। और दूसरा ये डीप फेक का, फॉर्ज पिक्चर्स, वीडियोस, यार बड़ा अच्छा है कि आप कहते हैं फॉर्ज है, मेरी नहीं है। देखिए आजकल बिल्कुल बात ये लोगों को अवेयरनेस के लिए कि आपने किसी भी हाल में ब्लैकमेल नहीं होना। ठीक है,
ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साइबर क्राइम एक्सपर्ट आसिफ इकबाल साहब मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। पाक फौज ने ISI के साबिक सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में ले लिया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इंज़बाती कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। ISPR का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई है। इंक्वायरी पाक फौज ने फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्ती का पता लगाने के लिए की। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ साबित हो चुकी हैं। वाज़ेह रहे कि DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने रवां साल 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़ौज के खुद एहतसाबी के निज़ाम की तफसीलात बयान की थी। DG ISPR ने कहा था कि फ़ौज में खुद एहतसाबी का अमल हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है और हमें अपने एहतसाब के निज़ाम पर फ़ख्र है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर 2023 को एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक की जानिब से जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ दरख्वास्त निपटाते हुए रिमार्क्स दिए कि साबिक DG ISI और उनके मुआवनीन के खिलाफ शिकायत के अजाले के लिए वजारत दिफा समेत मुतल्लिका फोरम से रुजू किया जाए। 15 नवंबर 2023 को केस के तहरीरी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ISI के साबिक सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ इंतहाई संगीन नौइयत के इल्ज़ामात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हो गए तो मुल्की इदारों की साख को नुकसान पहुँचाएंगे। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद यह दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट हुकूमत आ सकती है और इसके लिए इंटरव्यूज़ भी शुरू हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि आज 2 साल हो गए और मुझ पर 14 केसेस हैं, लेकिन अभी तक उन्हें इन केसेस के चालान नहीं मिले। पुलिस ने 10 लाख रुपए लेकर 9 मई के मुकदमात में नाम डाले। जो 4 दिन जेलों में नहीं रहे हैं उन्होंने 164 के बयान दिए। उन्होंने कहा कि मेरा 40 किलो वजन कम हुआ। पुलिस हमारी खवातीन को जेवर, मेरी घड़ियाँ और मेरे शूज़ भी साथ ले गई। शेख रशीद का कहना था कि लीडर और वर्कर्स को अलग अलग किया जाए। मेरा एक बंदे से ताल्लुक़ है, पूरी पार्टी से कोई वास्ता नहीं है। साबिक वज़ीर ने मज़ीद कहा कि 31 अगस्त का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हुकूमत अपना सामान बांध रही है और मैं भी 31 अगस्त से मुकम्मल फ़ाल हो रहा हूँ, लेकिन जो कुछ होने जा रहा है वो बहुत बुरा है। उनका कहना था कि जितने लोग जीते हैं वो सब प्लानिंग के तहत जीते हैं। मेरे वोट निकाले भी गए हैं मगर मैं हारा हूँ और अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ। शहबाज शरीफ के पास कुछ नहीं है और ना ही उनकी कोई सुनता है। शहबाज शरीफ लेट चुके हैं मगर नवाज शरीफ किसी को एक्सटेंशन नहीं देंगे। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान ने कहा कि हुकूमत से किए जाने वाले मुआहदे की एक शिक पर अमल करवाया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में जलसे से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम ने कहा कि PTI के कारकुनों को कहता हूँ कि आप हमारी तहरीक का हिस्सा बन जाएँ। मैंने तो अपनी सीट भी आपके उम्मीदवार के लिए छोड़ दी और आपको क्या चाहिए। हुकूमत से किए गए मुआहदे से मुतालिक अमीर जमात इस्लामी का यह कहना था कि जमात इस्लामी मुआहदा करना भी जानती है और अमल करवाना भी। मुआहदे की एक एक शिक पर अमल करवाया जाएगा और हुकूमत का पीछा नहीं छोड़ा जाएगा। IPPs के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि 14 दिन के धरने से बच्चे बच्चे को पता चल गया कि IPPs हमारे दुश्मन हैं, जबकि पाकिस्तान किसी तोड़ फोड़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। मैं शो में ज्वाइन कर रहे हैं तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान साहब। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाक फौज ने जिस तरह से कोर्ट मार्शल का आगाज़ किया है, बहुत बड़ी कार्रवाई है। इससे ये बात तो कन्फर्म हो गई है कि इदारे से बड़ा कोई नहीं है, इदारे से बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के 77वें योम आज़ादी से 2 दिन पहले हाफिज़ जनरल सैयद आसिम मनीर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने एक बहुत बड़ा पैगाम अपने इस अमल के ज़रिए से दिया है कि पाकिस्तान से आगे कुछ भी नहीं है। जीवे जीवे पाकिस्तान, राज दुलारा पाकिस्तान, आग का तारा पाकिस्तान, अव्वल आखिर पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान। किस तरह कि 77 साल की हिस्ट्री में पहली दफ़ा किसी इतने पावरफुल रिटायर्ड जनरल साबिक DG ISI को इंतज़ामी, सियासी और मुआशी करप्शन के इल्ज़ाम के अंदर जनाब उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल होने लगा है। और फिर दूसरी चीज़ सिर्फ इस इल्ज़ाम पे नहीं है, दूसरा इल्ज़ाम ये है कि रिटायरमेंट के बाद भी उनके मामलात बड़े मशकूक थे, एम्बिगुअस थे, सस्पिशियस थे जी। और मैं ये समझता हूँ और मैं आपके प्रोग्राम में ये ब्रेकिंग दे दूँ कि ये जो गिरफ्तारी हुई है जनरल फैज़ की और इसका कोर्ट मार्शल शुरू हुआ है, ये बुनियादी तौर पर रऊफ़ हसन की गिरफ्तारी से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। रऊफ़ हसन की जब गिरफ्तारी हुई थी तो उनके कंप्यूटर, उनके मोबाइल से ये चीज़ें साबित हुई थी कि जनरल फैज़ अभी तक
तहरीक इंसाफ के साथ और तहरीक इंसाफ के साथ जनाब राब्ते में थे। और जितनी तहरीक फसाद फिल अर्ज़ है जो 2.5 साल से चल रही है, उसके पीछे दामे दरमे सुखने जनरल फैज का हाथ था। उनकी सोच थी, उनकी अप्रोच थी। तो अब ये सारी चीजें चलेंगी। और मैंने तो कल रात को एक ब्रेकिंग और भी दी है एक टीवी चैनल में, आपके प्रोग्राम में भी मैं ये बता दूं कि 9 मई से चंद दिन पहले जनरल फैज की जो टीम थी, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर अभी भी एक्टिव है और पिछले 2.5 साल से एक्टिव थी एक पैरल एस्टेब्लिशमेंट के तौर पे, उसके 2 कर्नल जनाब 9 मई से पहले पूरी डिटेल के साथ मिले थे बानी तहरीक इंसाफ को समान पार्क में जी। उनको गिरफ्तार किया गया और उन्होंने फिर बहुत सी ऐसे प्रूफ और ऐसे एतराफात किए हैं कि जिसकी वजह से बानी तहरीक इंसाफ और जनरल फैज जो है वो बड़े बुरी तरह फंस गए। और मेरी इतला ये है कि वही 2 कर्नल, उनको नौकरी से भी फारिग कर दिया गया है, वही वादा माफ गवाह जनाब जनरल फैज और जनाब बानी तहरीक इंसाफ दोनों के खिलाफ बन रहे हैं। ये वो अवामिल थे जिसको जानते हुए बानी तहरीक इंसाफ को पिछले 1 महीने से माफी की जो गजल और माफी का जो पाड़ा बार बार पढ़ रहे थे, उसके पीछे बुनियादी ये वजह थी। ठीक है चौहान साहब, अब वज़ीर दिफा ने भी इस हवाले से अपनी एक इंटरव्यू दिया है और उनका ये कहना था ख्वाजा आसिफ का कि 9 मई में भी जनरल फैज के मुलव्विस होने के इम्कानात हो सकते हैं, और अगर वो 9 मई में मुलव्विस हैं तो फिर इसकी जो कड़ियाँ हैं वो आगे भी कहीं जाकर मिलेंगी, वो अकेले नहीं है इसमें। यार देखिए, बुनियादी तौर पे 3 का टोला था पिछले 4.5 साल से जो पाकिस्तान के ऊपर बुशरा बीबी थे, बानी तहरीक इंसाफ थे और जनरल फैज थे। इन तीनों ने मिलकर पाकिस्तान की सियासत, माशरत, सकाफत, तमद्दन, इंतजामिया, फौज, अदालत, हर मामले में जनाब चीज़ों को सबूताज किया है। और बेतहाशा चीज़ें हैं। उस जोर को सबने देख लिया जो तुमने सरे बाजार किया, उस जुल्म को दुनिया क्या जाने जो तुमने पसे दीवार किया। अभी तो आपका टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम का एक है ना, इस तरह के हजारों केसेस आपको नजर आएंगे कि जो बानी तहरीक इंसाफ, बुशरा बीबी और जनरल फैज, इन तीनों ने कुछ फर्दन और इंफरादी तौर पे और कुछ इकट्ठे कोलैबोरेशन के साथ वो इन्होंने ये सारे काम किए हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब आपने एक फौज, अपना अदारा, आप भी फौज का मैकेनिज्म जानते हैं, मैं भी फौज का मैकेनिज्म बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि फौज के अंदर ये तस्वर पहले नहीं था जिस किस्म की अब फौज के अंदर बगावत 26 नवंबर को, 9 मई को, ये 2 दफा तो बगावत पैदा करने की कोशिश की गई जी। जो लॉन्ग मार्च था 26 नवंबर का, पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ कि किसी फौजी आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त आया और उससे पहले पाकिस्तान में ये एक लॉन्ग मार्च का माहौल रचाया गया हो और एक सारा जनाब इस अंदाज से दबड़ कुसड़ करके आर्मी चीफ अपनी मर्जी का कोई बाहर का बंदा, हुकूमत से बाहर का बंदा, वो जनाब लगवाने की जनाब कोशिश कर रहा हूँ। पीछे सारे का सारा यही जनरल फैज और ये सारा नेटवर्क था। तो अब ये सारी चीजें करेंगी। ठीक है। और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि रिटायरमेंट के बाद भी फैज़ हमीद साहब जो हैं वो जोड़ तोड़ करते रहे हैं, इन साजिशी अनासिर के साथ वो मुलव्विस रहे हैं, अभी भी ये कहा जा रहा है बहुत सी कुव्वतें हैं जो फैज़ हमीद को बचाने की कोशिश कर रही हैं, आपको लगता है कि बचा पाएंगे? यार आप मुझे एक चीज़ बताएं कि पिछले 2.5 साल से जो बानी तहरीक इंसाफ को बचाया जा रहा है, उनकी हर कत्लो गारत गरी, गुंडागर्दी, बदमाशी, पेट्रोल बम, शहजाद बुखारी DIG पे हमले, जुडिशल कमीशन के ऊपर हमले, हाई कोर्ट के ऊपर हमले, इंतजामिया के ऊपर हमले, पुलिस के ऊपर हमले, मुखालफिन के ऊपर हमले, जत्थे गिरोह, मार धाड़, सारा कुछ 2.5 साल से जमानत दर जमानत, जमानत दर जमानत, 20-20, 25-25 जमानतें जेल के अंदर। मैं वजीर जेल खाना जाता रहा हूँ, मुझसे ज्यादा कौन जेल के कवानीन जानता होगा पाकिस्तान की मौजूदा सियासत और सहाफत के अंदर। जितनी फैसिलिटीज मिली हैं सारी 99% अबव द लॉ है, 99% मावराए कानून है, 99% मावराए आइन है, लेकिन फैसिलिटी मिल रही है, अदलिया के जरिए से मिल रही है। इंतजामिया, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, सहाफत के अंदर ये जो बड़े बड़े आपको नाम नजर आते हैं, सारे जनरल फैज के दौर के भर्ती किए हुए एंकर और तजिया निगार, जिनको सुबह दोपहर शाम उनकी मोहब्बत का और उनका दर्द जनाब उनके दिलों में और उनके जनाब जगह जगह जनाब उठता है और जनाब सारा दिन वो बोलते हैं जनाब जुल्म हो गया। अब आप देखें ना, बरतानिया के अंदर सिर्फ 5 दिन जनाब आपके नस्ली फसादात हुए। इन 5 दिनों के नस्ली फसादात ने पाकिस्तान की सहाफत, सियासत और अदालत सारों का मुंह काला करके रख दिया। किस तरह? उनकी अदालतों ने और उनकी पुलिस ने एक दिन नहीं लगाया
48 घंटे अदालतें जनाब जागी रात को, पूरी रात। और जो लोग वीडियो, ऑडियो, सीसीटीवी कैमरा, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और एक्स पे जिससे कमेंट्स तक दिए, पोस्ट चढ़ाना तो दूर की बात, हेटेड किस्म के कमेंट्स भी दिए। अगलों ने घर में घुस के कुत्ते घर में घुसे, उनकी पेंटों से नंगा करके उनका अंडरवेयर तक उतार के, मैंने खुद वीडियो देखी है, कुत्ते छोड़े उनके ऊपर और पकड़ के उनको जनाब अदालतों के सामने लेके गए, और अदालतों ने 2-2 साल, 6-6 महीने और 8-8 साल की सजाएं। ये इस तरह वहां पर कोई वीलॉगर नहीं आया, इमरान रियाज, वहां पर कोई साबर शाकर, वहां पर कोई पाकिस्तान से भागा हुआ या पाकिस्तान के अंदर का कोई वीलॉगर जिसने हकूक इंसानी, आजादी इजहार राय, आजादी जमहूरियत और माओ बहनों बेटियों की जनाब दुपट्टे उठा दिए, माओ बहनों बेटियों के घरों में घुस गए, किसी ने वहां पर इस किस्म का वीलॉग नहीं किया जी। और बिल्कुल चौहान साहब अब दुरुस्त फरमा रहे हैं, जिस तरह से जुडिशरी पर सवालिया निशान उठते आए हैं, एक और तनकीद भी की जा रही है, सवालिया निशान उठाया जा रहा है कि 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, 9 मई को भी हुए, उसके बाद फैज हमीद साहब का जो नाम था वो हमने किसी FIR में नहीं देखा, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं देखा। अचानक से ये तमाम चीजें मंजर आम पर आ रही हैं, या बैकएंड पर फिर काम तो उस पर चल रहा था और कड़े जो सबूत हैं वो इकट्ठे किए जा रहे थे इस तरह की किसी भी कार्रवाई को हतमी शक्ल देने में? देखिए, बैकएंड पे सारा काम हो रहा था। फौज का एक असूल है कि फौज जब फील्ड मार्शल कोर्ट मार्शल करती है तो कोर्ट मार्शल करने से पहले बड़ी डिटेल के साथ उस विक्टिम को, उस मुल्जिम को, उस मुजरिम को पूरा मौका देती है कि जितना अपने आप को तू बेगुनाह साबित कर सकता है कर ले। तो पूरा प्रोसेस चलता है। जब वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और एक बंदा 100% गिल्टी, जनाब वो एक स्पाई से लेके एक जनरल तक, जब वो गिल्टी साबित हो जाता है फिर कोर्ट मार्शल का आगाज शुरू होता है। तो इनके खिलाफ भी पिछला साल, 1.5 साल पूरी चीजें चलती रही हैं। जब सारी चीजें साबित हो गई, इनको मौका दिया गया कि आप अपना आप जनाब साबित कर लें, नहीं हो सका तो उसके बाद आपका कोर्ट मार्शल स्टार्ट हो गया। ठीक है चौहान साहब, नामवर सहाफ़ी हामिद मीर साहब की भी एक स्टेटमेंट है, कल मैं वो देख रहा था, उनका ये कहना था कि फ़ौज के बहुत से ऐसे सर्विंग अफसरान हैं जिनके नाम फैज़ हमीद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम को बताते थे कि सोशल मीडिया पर ले जाकर इनकी जो इमेज है वो ख़राब की जाए। ये एक इल्ज़ाम भी उन पर लगाया गया है और उस हवाले से भी काफ़ी सबूत अब मंजर आम पर आ चुके हैं। तो यार, जिस बंदे का आपने नाम लिया, मैं उसका नाम लेना अपने मुँह से दोबारा नहीं करता कि उसको आप कोर्ट करके आप बात करें। उसका तो एक काम ही एक है कि पाकिस्तान की फौज के अंदर गाड़ पैदा करना और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जनाब आवाम के जहनों में नफरत पैदा करना, झूठ के जरिए से, फ्रेम और फ्रॉड के जरिए से, उसको आप छोड़ें। लेकिन हकीकत ये है कि जनरल फैज ने एक पूरा नेटवर्क बनाया हुआ था, एक पैरेलल एस्टेब्लिशमेंट का। जब ये फारिग हुए हैं अक्टूबर 2021 में DGI से, उस वक्त से लेके अब तक इन्होंने जो 5 साल DGC और DGI रहे, इनके नीचे काम करने वाले कप्तानों से लेके कप्तान, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, हत्ता के मेजर जनरल तक रिटायर्ड, इन्होंने उन सारों को इकट्ठा करके एक एस्टेब्लिशमेंट बनाई हुई थी जो रेगुलर अदलिया को, सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेसी को और मीडिया ग्रुपों को, सहाफ़ियों को, तज्जिया निगारों को, इन सारों को डील करती थी। उन्हें इंस्ट्रक्शन देती थी कि किस तरीके से तुमने जनाब, आपने जनरल आसिम मुनीर की एस्टेब्लिशमेंट और जनरल आसिम मुनीर की जनाब क़यादत में जनाब फौज, और फिर जनाब आपकी नई जो एस्टेब्लिशमेंट, जो ऑफिशियल एस्टेब्लिशमेंट थी पाकिस्तान की, उनके अगेंस्ट किस तरीके से जनाब आपने पानी तहरीक इंसाफ को और तहरीक फसाद को आपने करना है। ठीक है चौहान साहब, दूसरी तरफ हुकूमती सियासत के हवाले से भी बात कर लेते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद है, उनकी स्टेटमेंट है कि 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट हुकूमत आ सकती है। उसके लिए वो कह रहे हैं बाकायदा इंटरव्यूज़ भी शुरू हो चुके हैं, और जिस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की है, तमाम वो अपने साथ वाक़यात भी बता रहे हैं कि 14 केसेस हैं उन पर, उन्हें चालान नहीं मिले हैं, उनका 40 किलो वज़न कम हो चुका है। तो ये जो तमाम स्टेटमेंट है, इस पर आपका क्या कमेंट है, क्या रिएक्शन है? शेख रशीद साहब जो बातें कर रहे हैं, आपको लगता है उनमें कुछ सच्चाई है? इस पे मुझे आपने टोकना नहीं है, तसल्ली से सुनना है। एक दफा ना एक नजूमी ना तोता फाल का नजूमी, वो एक सड़क के किनारे जना अपना तोता और अपना ठिया लगा के बैठा हुआ था और बोर्ड लगाया हुआ था और आवाज ऊंची ऊंची लगा रहा था कि किस्मत का हाल पूछ लो, किस्मत का हाल पूछ लो, तोता के जरिए किस्मत का हाल पूछ लो। एक बंदा आया, उसने टक्का के उस बंदे के कान के नीचे, नजूमी के नीचे 2 थप्पड़ लगाए, 3। नजूमी ने झंझला के कहा, तूने मुझे मारा क्यों है?
तो बंदे ने कहा जनाब आप नजूमी हैं? उसने कहा मैं नजूमी हूँ। उसने कहा आपके पास तोता है जो फाल निकाल के किस्मत का हाल बताता है? उसने कहा बिल्कुल बताता है। तो उसने कहा अभी उल्लू के पट्टे तुझे नहीं पता था कि तुझे अभी थप्पड़ पड़ने लगे? ठीक है, क्यों पड़ने लगे? और यार किस बंदे का आपने नाम ले लिया? मेरा पिंडी से ताल्लुक है, आपके करीबी दोस्त हैं। सुने, इसने पूरी तहरीक फसाद फिल अर्ज जो अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुई और 9 मई तक हर रोज तकरीर की, जला दो, घेर दो, मार दो, बांट दो, फला कर दो। जिस दिन इमरान अफगानी तहरीक इंसाफ को हाथ लगाएगा कोई, मैं सबसे पहले पूरे पाकिस्तान में निकल के आग लगा दूंगा। जी यार तू एक मुदब्बर सियासतदान है, तू एक मोतबर नाम निहाद सियासतदान है, तूने सारी जिंदगी वजीर रहा, तूने जनाब हुकूमतें की, तुझे पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का, डिग्निटी का, पाकिस्तान की सेंसिटिविटी का क्या तुझे इल्म नहीं था? और तेरा तो फर्ज बनता था, तू बानी तहरीक इंसाफ को समझाता कि नहीं भाईजान ठंडे हो जाओ, आप अकेले वजारत उज़्मा से फारिग नहीं हुए, आपके अलावा 6 बंदे और फारिग हुए हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, आप तो लीगल तरीके से तहरीक अदम एतमाद के जरिए से हुए हैं। लोगों को तो अदालतों ने और जनरलों ने और आमरों ने और उनकी पार्टी के जनाब सरबराहों ने जुम्बिश कलम के जरिए से वजारत उज़्मा से उतार दिया। उन्होंने इतना दिल पे नहीं लगाया, ठंडे होके एक ट्रू स्टेट्समैनशिप का सबूत देते हुए मुल्क का निजाम चलने दे, सिस्टम चलने दे, पार्टी को चलने दे, ये समझाना इसका फर्ज बनता था। इस निकम्मे और इस खट्टू का मुझे यहां तक लफ्ज कहने पड़ते हैं, मजबूरन कहने पड़ते हैं। लेकिन चौहान साहब, आपको लगता है कि बानी पीटीआई के इर्द गिर्द इसी तरह के लोग जमा थे जो उनको इस तरह के मशवरे देते थे, जिसकी वजह से उनकी हुकूमत भी खत्म हुई? उनके मुतालिक तो मैं बात करता रहा हूं, मैं आज इनके मुतालिक बात करूंगा। कल कहते हैं जी इस्तेहकाम पाकिस्तान बना, पार्टी बना दी, उनको तो इसका स्पेलिंग भी नहीं आते। ओए हमें इसके स्पेलिंग आए या ना आए, तुम्हें तो दाल आटे का भाव पता लग गया ना 4000 वोट लेके। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना बानी तहरीक इंसाफ लिफ्ट कराता है, ना जूती की नोक पे लिखता है, ना रावलपिंडी की आवाम जूती की नोक पे लिखते हैं। तुम्हें तो दाल आटे का भाव पता लग गया ना, मुनाफिकत करके, रियासत के साथ बिगाड़ के, रियासत के साथ दगेबाजी करके, पाकिस्तान के साथ दगेबाजी करके, और उस अदारे के साथ जिसके गमले में और जिसकी गोद में बैठ के तुम्हारे जैसा 2 टके का सियासतदान, वो इतना बड़ा हीरो पाकिस्तान के अंदर बना दिया गया फौज और एस्टेब्लिशमेंट के सियासत के। तुमने उसी फौज और एस्टेब्लिशमेंट की इज्जत को पामाल करने के लिए इस शख्स के, ये तो खुद तो चलो एबनॉर्मल था ही था वो शख्स, और तुझे तो अल्लाह ने अकल दी थी ना, तू तो समझाता। अब बातें करता है जनाब मेरा वजन कम हो गया, माफी मांगता है हर पेशी पे। और हमने भी तो पेशी भुगती है, मेरे पे भी 14 पर्चे हैं। मैंने तो कभी च्याऊ च्याऊ म्याऊ म्याऊ नहीं किया पिछले 1.5 साल से कि मारे गए, लुटे गए, हाय बेड़ा गर्क। हालांकि मैं तो इनको छोड़ भी चुका हूँ, मैं तो यजीद के लश्कर में हुर का किरदार अदा करता हूँ, उनको छोड़ने के बावजूद 14 पर्चे झील रहा हूँ। मैंने तो कभी मीडिया पे आके जनाब रोने नहीं रोए, मारे गए थे, लुटे गए, ये कहते थे हम इनकलाबी हैं। ठीक है चौहान साहब, लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा, वक्त की हमारे पास कमी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ये कह रहे हैं हुकूमत से जो भी मुआहिदा किया गया उसकी एक एक शिक पर वो अमल करवाएंगे। जो अवामी मफाद के लिए वो बैठे थे धरने पर, जहां महंगाई की बात हो रही थी, जहां बिजली के बिलों में कमी लाने की बात हो रही थी, आपको लगता है कि जो मुआहिदा किया गया है उस पर अमल करवा सकेंगे? हुकूमत को रिलीफ अच्छा देगी अवाम को? बात यह है कि हाफिज नईमुर रहमान साहब और जमात इस्लामी ने बहरहाल एक अच्छा अमल किया। आवाम की जो ज़रूरत थी, आवाम की जो मंशा थी, आवाम की जो मर्जी थी, उसको मद्देनजर रखते हुए एक अवामी मसले के ऊपर अच्छा मैंने भी जमात इस्लामी के अंदर अपनी जना अच्छा खासा वक्त गुजारा हुआ है। ये सियासी नारे और सियासी जनाब दावे और सियासी पड़कों से हट के आवाम का जो रियल मसला है उसके हवाले से उन्होंने एक अच्छी इनिशिएटिव लिया जी। बस इंसान का काम कोशिश करना होता है, रिजल्ट अल्लाह पाक की ज़ात देती है, ये तो हर मुसलमान का ईमान है। तो इन्होंने एक अच्छा एक्ट किया, अल्लाह पाक इसका अजर देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। जश्न आज़ादी को मनाने का सबका अपना अपना अंदाज है और वतन की मोहब्बत और आज़ादी की खुशियां हम सबको ज़रूर मनानी चाहिए और यही जिंदा कौमों की निशानी है। इन आज़ादी की खुशियों में लाहौर साइकिलिंग क्लब भी शरीक हो रहा है। लाहौर साइकिलिंग क्लब ने आज़ादी की खुशी में एक रेस का अहतमाम किया है। लाहौर साइकिलिंग क्लब वालों का ये कहना है कि आएँ हमारे साथ मिलकर आज़ादी की खुशियाँ मनाएँ। लाहौर साइकिलिंग क्लब ने इस मौके पर शहरियों को पैगाम भी दिया है कि अपने दोस्तों फैमिली के साथ इस दोस्ताना साइकिलिंग रेस और आज़ादी की खुशियों में शरीक हों। आज हमारे साथ लाहौर साइकिलिंग क्लब के कुछ मेंबरान मौजूद हैं, आपकी उनसे मुलाकात कराएंगे। अदील शाहिद, आमना अब्बास और मिसबा शाहिद ने स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। आप सबका बहुत शुक्रिया। अदील, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा इस रेस के हवाले से कैसे इसका ख्याल आया और कितने अरसे से साइकिलिंग क्लब जो है ये काम कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे ग्रुप का नाम है क्रिटिकल मैस लाहौर। ठीक है। ये 2009 में बना था और उसमें काफ़ी कोई 8-10 दोस्त थे लम्स के, इन्होंने मिलकर ग्रुप बनाया और मैंने जो ज्वाइन किया 2017 पर। और मेरा एक ख्वाब था कि इसको ग्रुप को बड़े से बड़ा करना है। इसको कैसे करना है, तो उसके लिए मैं इसको रेंटल साइकिल्स लेकर आया, क्योंकि एक साइकिल की कीमत होती है 30 से 40 हज़ार। तो जो जिस मेंबर ने पार्टिसिपेट करना है तो वो साइकिल तो नहीं खरीदेगा, वो 1000 रुपये में रेंटल साइकिल आती है। तो उसमें सब पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो हमारे ग्रुप में एवरी संडे जो राइड होती है 100 से 150 मेंबर्स होते हैं। उसमें छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं और डिफरेंट रूट्स होते हैं। हमारी एवरी राइड स्टार्ट होती है मुनाल से, डिफरेंट एरियाज कवर करते हैं। कभी हम कैंट चले गए, डिफेंस चले गए, अंदरून चले गए, डिफरेंट एरियाज कवर करते हैं। फिर हाफ जब डिस्टेंस होता है हम ब्रेकफास्ट करते हैं। ठीक है। फिर ये 3 घंटे होते हैं। प्रॉपर एक्टिविटी है जिसको डिजाइन कर लिया गया है। ठीक है। आमना साहब, फैमिलीज का इंटरेक्शन आप किस तरह से देख रही हैं इस सारे इवेंट में? बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं। ठीक है। बच्चे भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी फैमिलीज़ और सब मिलके फिर बहुत एंजॉय करते हैं। इजी पेस राइड्स होती हैं और हम ब्रेक्स लेते जाते हैं बीच में ताकि कोई थके ना, कोई प्रॉब्लम ना हो। सपोर्ट व्हीकल्स होती है हमारे साथ कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसी वक्त हम उनको व्हीकल को भी चेंज कर दिया जाए। एग्जैक्टली। ठीक हो गया। मिसबा साहब, आप किस तरह से देख रही हैं टैबू है हमारे माशरे में कि ख़वातीन जो हैं वो साइकिलिंग कर रही हैं या वो अगर बाइक पर दिखाई दे रही हैं, तो ये टैबू आपको टूटता हुआ दिखाई दे रहा है? जो हैं या जो फैमिलीज़ हैं वो अब इससे बाहर निकल कर सोच रहे हैं हम लोग? जी, हम आपके लिए एक एग्जांपल हैं, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे, मैं, आमना और भी हमारे ग्रुप में फ़ीमेल्स हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे CML के साथ राइड्स करते हैं। और ग्रेजुअली हमने जब देखा कि फ़ीमेल्स भी काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रही हैं, तो हमने फिर सुपर गर्ल्स ऑन बाइक्स के नाम से अपना एक CML का सब ग्रुप बनाया। वी कॉल्ड इट CML चैप्टर सुपर गर्ल्स ऑन बाइक्स। ठीक है, ज़बरदस्त। तो उसमें आपको मैं सरप्राइजिंगली बात बताऊंगी कि लाइक माइंडेड लोग तो आपको मिल ही जाते हैं, ठीक है, जब आप एक चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हमें लोगों की तरफ से इंटरेस्ट शो, फीमेल्स की तरफ से, पहले तो वो सरप्राइज होते हैं कि रियली इज देयर एनी ग्रुप इन लाहौर क्लब है। हाँ जी, कि जो सिर्फ फीमेल्स को भी। तो हमने फिर उस चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए एवरी सैटरडे हमने ऑल गर्ल्स राइड स्टार्ट की है। ठीक है। तो अब आपको मैं बताऊं कि हमने जब स्टार्ट किया था तो हम 3-4 फ्रेंड्स थे, लेकिन अब हमारी हर राइड में 10, 11, 12 और अगर कोई बहुत ही एक्साइटिंग राइड, जैसे हमने वर्ल्ड सिटी की राइड की थी, तो उसमें हमारे पास तकरीबन 30 ऑल गर्ल्स थी। ऑल गर्ल्स। और सब ने बहुत एंजॉय किया। ऑल गर्ल्स का सिर्फ ये हमें फ़ायदा हो जाता है कि हमारा कंफर्ट लेवल थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। लेकिन वो तो हम आपस में, लेकिन वो जो हमें अपनी एटमॉस्फेयर चाहिए होता है ना, उस पर काम करने की अभी ज़रूरत है। ठीक हो गया। अच्छा, कल का जो प्लान है उस हवाले से भी थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कीजिएगा। कल की प्लानिंग किस तरह से की गई है? रेस कहाँ से कहाँ तक होगी? जी, हम बहुत एक्साइटेड हैं। हम बड़ी भरपूर तैयारी के साथ इंशाल्लाह कल आएंगे। और एक्साइटमेंट लेवल आप इससे अंदाज़ा करें कि अभी तक जिन्होंने हमें साइन अप कर लिया है CML के साथ, वो तकरीबन 800 का नंबर क्रॉस हो चुका है। और अभी भी जो है ना, जब लोगों को लाइक पहुँच रही है ये खबर कि भी यहाँ पर हम एक मैस राइड कर रहे हैं आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए, तो लोग अभी भी आ रहे हैं हमारे पास। बिल्कुल आ रहे हैं। तो अदील, किस तरह से लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से आपके साथ जुड़ सकते हैं? अब 800 तक ये नंबर पहुंच गया है, तो इतनी साइकिल्स अवेलेबल हैं या फिर अब अपने तौर पे लोगों को साइकिल्स लानी है? मैंने रेंटल अरेंज करके दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 300 to 350 साइकिल रेंटल ऑलरेडी दे दी हैं। ठीक है। ठीक है। बाकी 300-400 के पास अपनी साइकिल्स हैं। ठीक है। हम मुनाल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लिबर्टी से 630 व्हील्स रोल है और वहाँ से हम जाएंगे ग्लोबल विलेज।
अब इसमें इंतजाम क्या किए हुए हैं, हमने डबल डेकर बस, जिनको साइकिल्स नहीं आती उनके पेरेंट्स या बच्चे डबल डेकर बस में साउंड सिस्टम साथ होगा, रेस्क्यू होगा, और हमें जो है ट्रैफिक सब रोड्स हमें ओपन मिलेंगी, ठीक है, और जो है सिक्योरिटी के अरेंजमेंट है, एम्बुलेंस का हर चीज़ बेहतरीन एक्यूरेट की हुई है। मेरा ख्वाब है, क्योंकि मैं जब पहले देखता था कि हमारे लाहौर में 25-50 इसको बड़ा कैसे करना है, तो साल में एक राइड होती है जो 14 अगस्त की, जिसमें 700 to 800 मेंबर्स आते हैं और खुशी, उनके चेहरे में खुशी होती है। साइकिलिंग का मतलब है हैप्पीनेस। और जब आपको पता है, मैंने तो सारी ज़िंदगी ही देखा है, रात को बाइक पे निकले, सिलेंसर उतार लिया, बाजे पकड़ लिए। जी बिल्कुल, हमने इसको एक अच्छा मैसेज देना है, इसको कल्चर को प्रमोट करना है। ठीक है, बिल्कुल। जिस तरह से कल्चर की चेंज करने की बात अदील कर रहे हैं, हम देखते हैं कि फायरिंग की जाती है, बाजे बजाए जाते हैं, हूटिंग की जाती है, बड़ा अच्छा मैसेज ये कन्वे किया जा रहा है साइकिलिंग क्लब के थ्रू। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं कहूँगी कि लोगों को निकलना चाहिए, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। इट इज़ अ हेल्दी एक्टिविटी। बिल्कुल ठीक है, आप बाहर आएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिज़िकली आपके लिए अच्छा है और आपके लिए मेंटली भी बहुत अच्छा है। हम जाते हैं, हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो सबके लिए ना ओवरऑल वेल बीइंग के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है मिसबा साहिबा, बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी है, क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में उस तरह से लोगों के करने के लिए कुछ खास है नहीं है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त आपने एक्टिविटी डिज़ाइन की है, जिस तरह से हमारे जो मुल्क के नौजवान भी हैं वो भी परेशान हैं, कहीं ना कहीं डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, उससे निकलने में भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि हेल्दी जो लाइफस्टाइल है हम उससे भी बहुत दूर आ चुके हैं। तो बेसिकली ना सिर्फ एक बात है प्रमोट करने की, बल्कि एजुकेट भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे भी आपने कहा कि पता ही नहीं है कि हमने अपनी सेलिब्रेशंस को सेलिब्रेट कैसे करना। कोई अच्छा अगर हमारे है तो उसको हमें अपने नौजवान को ना एक एजुकेट भी करना है कि बाजे बजाने या साइलेंसर उतारने से एक्साइटमेंट या आप अपना जज्बा शो नहीं करते, आप अच्छे हेल्दी वे में एक अच्छे तरीके से अपनी कौम को मैसेज दे सकते हैं कि हम बहुत खुश हैं। ठीक है, 14 अगस्त हमारी ज़िंदगियों में एक वाहिद दिन है कि जिसको वाकई हर पाकिस्तानी सेलिब्रेट करना चाहता है, बेशक वो इजहार करे या वो इजहार ना करे। तो अगर हम उनको ये मैसेज कन्वे करके थोड़ा सा नौजवानों को एजुकेट कर दें कि साइकिलिंग जो है ना सिर्फ आपकी फ़िटनेस के लिए है, बल्कि ये सेलिब्रेशन के तौर पे भी आप इकट्ठे होके, जब आप इकट्ठे होके चलाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक मैसेज कन्वे होगा कि ये एज अ नेशन हेल्दी एक्टिविटी के थ्रू सेलिब्रेट। ठीक है अदील, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तैयारियां तो सारी मुकम्मल कर ली गई हैं, आपने कहा रेस्क्यू की टीम भी साथ होंगी, तो इसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट आप लेते हैं, गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो कितनी मुआवनत करते हैं? जी, हमारे जो कमिश्नर लाहौर है, DC लाहौर है, हमेशा वो हमारे लिए हेल्पफुल रहे हैं। जब भी उनको हमें सिक्योरिटी का कहा है, हर चीज़ का कहा है, उन्होंने पूरा हमारे साथ कोऑपरेट किया है। ठीक है, और इंतजामात हमेशा, क्योंकि बहुत से लोगों को होता है कि कहीं ना कहीं कोई भगदड़ ना हो, कोई नहीं, हमारे ये CML एक फैमिली है, फैमिली वाइब्स, और जो भी आता है नया मेंबर आता है, जब सबको देखता है उन जैसा ही हो जाता है, और प्रॉपर जो सिक्योरिटी होती है वो वहाँ पर होती है। ठीक है, और कोई इनामात का भी ऐलान किया जाता है? कोई इस तरह की भी रेस अभी तक हुई है? वो करते हैं, वो रेस जीतने वाले को कोई, वो सर्दियों में होती है, विंटर्स में हम करते हैं, वो रेस होती है, बच्चों की भी सब कैटेगरीज होती हैं, फीमेल्स की भी, कोई 20+, 40+। हमारे ग्रुप में हर एज के लोग हैं, 7 ईयर्स से लेके 75 ईयर्स तक। अच्छा, तो जो 7 ईयर्स के हैं वो अच्छी तरह से साइकिल बिल्कुल सर ग्रुप के साथ कर लेते हैं 20 से 25 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स हैं जिनके लिए अवेयरनेस का भी एक प्लेटफॉर्म है, आज उनके लिए भी वो देख रहे हैं कि बच्चों को भी अगर इस तरह की एक्टिविटीज में हम शुरू से लाएंगे तो उनका जो रुझान है फिर उन बाजों की तरफ नहीं जाएगा। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, तो आमना आपका अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस साइकिलिंग क्लब में आके? मैंने साइकिलिंग 2 साल पहले शुरू की है, और पहले तो इट वाज जस्ट अ वे टू गेट आउट ऑफ द हाउस एंड मीट पीपल। अब 2 साल में इट हैज़ बिकम अ पैशन। अब मैं पार्टिसिपेट करती हूँ, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती हूँ, हम आउट ऑफ सिटी राइड्स करते हैं। आउट ऑफ सिटी राइड्स, ये भी बड़ा ऑब्वियसली बाय द टाइम आपका वो स्टेमिना जो है वो बिल्डअप हो जाता है। उसके लिए प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करनी होती होगी। जी, प्रैक्टिस करनी होती है। आप एक दफ़ा सड़कों पर निकलें, आपको आइडिया हो जाए कि आपने बाइक कैसे राइड करनी है, आपने ट्रैफिक को कैसे अकोमोडेट करना है, तो आप बहुत अच्छी तरह आप साइकिल चलाना शुरू हो जाते हैं।
और फिर आपका दिल नहीं करता कि आप साइकिलिंग कभी छोड़ें, एडिक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो जो गर्ल्स आपको देख रही हैं उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहें जो घर से निकलने में रिलक्टेंट हैं, जिनकी फैमिलीज नहीं चाहती हैं कि इस तरह से लड़कियां साइकिल चलाएं या किसी भी ऐसे ग्रुप का हिस्सा बने? लड़कियों को ज़रूर निकलना चाहिए। इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ, इट इज़ वेरी हेल्दी। हम एक फैमिली की तरह हैं, हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ठीक है, हम एक सेफ एनवायरनमेंट है जिसमें ये सारी एक्टिविटी हो रही है, जिसका मेरा ख्याल है कि जो फैमिलीज हैं उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, आप कुछ अब देखें, कल की राइड है जिसमें 700 to 800 मेंबर्स हैं। ठीक है, हमने सबको साथ लेके चल रहे हैं। हमारी पूरी टीम होगी, खुदा ना ऐसा कोई थक जाता है, किसी की साइकिल खराब होती है जी, 7-6 ट्रक होंगे, मैकेनिक्स होंगे, वर्कर्स होंगे, कोई मसला होगा उनसे पूछेंगे कोई है मसला, तो इसलिए अगर हर किसी की केयर करेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो 4 लोग और लेकर आएंगे। ठीक है, और इस तरह से जो फैमिली है वो साइकिलिंग क्लब की बढ़ती जा रही है। बहुत शुक्रिया आदिल शाहिद, आमना अब्बास और मिसबा शाह साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाजरीन, ये जश्न आज़ादी पर नया गाना रिलीज़ कर दिया गया है। उभरते हुए गुलकार हैं नवीद याकूब, उनकी तरफ से, जो आपने अभी हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देखा है। और ये सबसे ही ज़बरदस्त मैसेज है जो कि हम इंडिपेंडेंस डे पर अपने मुल्क को दे सकते हैं। और नाजरीन के साथ हमने ये गाना भी शेयर किया है। हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं नवीद याकूब और एलेक्स, इन दोनों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, आपकी बात करवाते हैं। नवीद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। थैंक यू। एक बार फिर से आपकी तरफ से एक नगमा रिलीज़ कर दिया गया तमाम पाकिस्तानियों के लिए 77वें जश्न आज़ादी के मौके पर। कल हम उसको सेलिब्रेट भी करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, और ये दिन बहुत अहमियत का हामिल है। और मेरी कोशिश हर दफ़ा यही होती है कि इस मतलब हर 14 अगस्त पे जो है ना, मैं कोई नया सॉन्ग जो है ना अपने नाज़रीन के लिए लेके आऊँ। तो अभी मैंने मज़े की बात यह है कि अभी मैंने इसको रिलीज़ नहीं किया। ठीक है, और यू आर द वन, लाइक नियो इज़ द वन, फर्स्ट वन, यहाँ पे ये जो है ना अभी फर्स्ट टाइम चल रहा है। ठीक है, और मैं ऑब्वियसली आपको सुनाऊंगा, भी लाइव भी सुनाऊंगा। बिल्कुल, वो भी हम आपसे सुनते हैं। लेकिन जब भी गाना कोई इस तरह से लिखा जाता है, एक तराना कौम के लिए लिखा जाता है, मुल्क के लिए लिखा जाता है, तो वो जो एक स्ट्रगल है जो हम सुनते आए हैं, किताबों में भी हमने पढ़ी है 1947 की और उससे पहले सालों की जो स्ट्रगल है वो जहन में आती है। उसको जहन में रख के गाना लिखते हैं, क्या करते हैं? जाहिर है वो बेसिकली हम तो उस वक्त नहीं थे जी, लेकिन हम अपने आबा अजदाद से सुनते आए हैं बिल्कुल कि किस तरह से उन्होंने कुर्बानियाँ दी इस वतन के लिए। लेकिन ये ऑब्वियसली ये जो सॉन्ग है इसमें मैं जो अपने वतन की जो है उसको मोहब्बत को ही बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ जी। और हर दफ़ा मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ना कुछ जो है ना अपने किया जाए। चलें जी, फिर अब आपसे लाइव सुन लेते हैं ये हम। श्योर जी जी। तू मुझे जान से प्यारा है, मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान। प्यारा है मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान। तू मेरा चांद सितारा है, मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान। है वतन मेरे वतन, मेरे वतन है वतन मेरे वतन, मेरे वतन। तेरे जवां है नए जज्बों से सरशार यहाँ, तेरे जवां है नए जज्बों से सरशार यहाँ। टूटने वाली है मायूसी की दीवार यहाँ, टूटने वाली है मायूसी की दीवार यहाँ। अब नया दौर हमारा है, मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान। ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन। ऐ वतन मेरे वतन, मेरे
जबरदस्त जी, जश्न आज़ादी पर नया गाना रिलीज कर दिया गया है और आज नवीन ने हमें यहाँ लाइव भी इसलिए सुना दिया है। अच्छा, अभी आप आए हैं, लास्ट ईयर भी हमारे शो में आए थे जी, तो एलेक्स आपने आज मुझे बताया कि आपके बेटे हैं। मैं तो भाई समझता रहा हूँ आपके। नहीं, ये मेरे बेटे हैं जी, और इनको भी सिंगिंग का बहुत शौक है, और बल्कि ये मुझे अक्सर कहता है, पापा मैंने बस सिंगर बनना है। अच्छा। मैं कहता हूँ नहीं बेटा, आप सिंगर हो, आप अच्छा गाते हो ऑलरेडी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना आपकी पढ़ाई है। बिल्कुल ऐसी एजुकेशन है, कम्स फर्स्ट। बिल्कुल ऐसी है, वो पहले कंप्लीट करनी चाहिए और अच्छे तरीके से। तो इसका फोकस अभी मैंने उसकी तरफ भी है, और साथ साथ में अपने ये कवर्स वगैरह करता रहता है। अच्छा, ज़बरदस्त। चलें, ये बहुत अच्छी बात है। तो नवीद, वैसे ओवरऑल कैसा जा रहा है म्यूज़िक का काम आपका? म्यूज़िक बहुत अच्छा चल रहा है जी। ऑब्वियसली हमारी जो कोई बहुत ज़्यादा जो म्यूज़िक इंडस्ट्री को फ्लरिश तो नहीं कर रही पाकिस्तानी, लेकिन नाम बहुत है। अभी भी हमने रिसेंटली कुछ इंटरव्यूज़ देखे हैं, क्रॉस द बॉर्डर सिंगर्स हैं जो कि ये कहते दिखाई देते हैं कि जो म्यूज़िक पाकिस्तान में है वो दुनिया में कहीं नहीं है। जो नामवर लोग यहाँ पर थे वो किसी के पास भी नहीं है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो पाकिस्तानी म्यूज़िक है जी, इसकी तो देखिए इंडियंस भी तारीफ करते हैं। बिल्कुल, मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूँ कि वो कहते हैं कि जो लेजेंड्स इनके पास हैं, जो सिंगिंग का टैलेंट पाकिस्तानियों के पास है, वो किसी के पास नहीं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि जो नया टैलेंट है वो कहीं छुपा हुआ है, उसको मौका नहीं मिल रहा। ठीक है, कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं है, ठीक है, कि जहाँ पे जो है ना उनको मौका मिल सके, वो जो है ना अपनी परफॉर्मेंस दे सकें, कुछ नए चेहरे, नए नाम वो आ सकें। रेपुटेशन हम देख रहे हैं पुराने लोगों की बहुत ज्यादा है, उन्हीं को ज्यादा सुना जाता है, उन्हीं को देखने की ख्वाहिश सब रखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक दौर लेकिन आया था कि हमने देखा था कि म्यूजिक चैनल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा आगे थे, और उस जमाने में फिर बहुत से बैंड्स पाकिस्तानी म्यूजिक में इन हुए जो आज बहुत बड़े नाम बन चुके हैं। वो शायद दोबारा से उस कोशिश की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसी है, मैं वही कह रहा हूँ कि उसी कोशिश की ज़रूरत है। जैसे देखें, कोक स्टूडियो हर जो है ना क्या कहते हैं हर साल होता है, ठीक है, लेकिन अभी जैसे कुछ म्यूज़िक चैनल्स थे वो बंद हो चुके हैं, अब वो नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसमें डाउनफॉल आया है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए हमारे गवर्नमेंट लेवल पे इस टैलेंट को जो है ना, जो नए सिंगर्स हैं उनको भी प्रमोट किया जाए। अच्छा, एक और रीज़न भी हम देख रहे हैं कि जो ज़्यादा लोगों का रुझान है वो सोशल मीडिया की तरफ आ गया, उन टीवी चैनल्स से निकलकर जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें यूट्यूब भी है, या इवन हम देखते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो टिकटॉक पर अपने फ़न को दिखा रहे हैं और बड़ा नाम कमा रहे हैं। देखिए, टिकटॉक पे तो मैं समझता हूँ कि आज के दौर में हर बंदा ही फनकार बना हुआ है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक जो सबसे अच्छी बात है सोशल मीडिया की वो ये है कि आप कोशिश करते रहें जी, जो नया टैलेंट है वो कोशिश करता रहे, और सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली वो जब डालते हैं तो वो कोई ना कोई चीज़ वायरल हो जाती है। ठीक है, लेकिन जिस तरह का कंटेंट वायरल हो रहा है बदोबदी जैसा, वो भी बहुत अनफॉर्चुनेट है, उसकी भी मेरा ख्याल है मजम्मत खुले लफ्जों में होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हम उनको गलत नहीं कह सकते, वो एक ऑडियंस डिफरेंट है जो उनको सुन रही है। बिल्कुल ऐसे है। वो कुछ लोग उसको ऑब्वियसली मजाक में ले रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली वो सिंगिंग तो नहीं है, ठीक है, लेकिन लोग उसको जस्ट एंजॉय कर रहे हैं। और मैंने देखा है कि बाहर के कंट्रीज में गोरों ने उसके ऊपर जो है ना टिकटॉक्स बनाए हैं, ठीक है, तो हुआ क्या है, इस तरह से चीज वायरल होती है, फेम हुआ है। चलें ठीक है, जाते जाते हमें फिर एक मिली नगमा आप सुना दें, फिर हम अपने नाज़रीन से इजाजत भी लें। श्योर, मैं जो पिछली दफा मैंने किया मैं जी जरूर सुनाता हूँ। ये है जन्नत नशी वादियों का वतन, ये है जन्नत नशी वादियों का वतन, ये है मेरा वतन, ये है मेरा वतन, है अजब खुशनुमा घाटियों का वतन, ये है मेरा वतन, ये है मेरा वतन, ये है जन्नत नशी वादियों का वतन। इसकी मट्टी में हूँ मेरे अजदाद का, जिसके दम से है कायम मेरा हौसला,